आई एज एन मुस्लिम मैं यही कहना चाहता हूँ कि मैं इनकी बातों से बहुत ज़्यादा एग्री करता हूँ। और मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि पाकिस्तान ने तो सबसे पहले लेजिटिमेसी दे दी थी अफ़गान को कि हम तालिबान को गवर्नमेंट मानते हैं। चाइना भी दे दिया था और रशिया ने भी दे दिया था। पर चाइना रशिया तो अलग है, पर पाकिस्तान का सबसे बड़ा इन्वॉल्वमेंट है। इसलिए मैं आपसे हाथ जोड़ के कहता हूं कि पाकिस्तान के रिएक्शन चैनल को सपोर्ट मत किया करो। ये मैं पहले भी बोल चुका हूं, ये मैं आपको आज भी बोल रहा हूं। मैं क्यों कहता हूं कि आप पाकिस्तानी चैनल रिएक्शन को सपोर्ट मत किया करो? क्योंकि जब हमारे जैसे हिंदुस्तानी लोग जब रिएक्शन देते हैं तो हम अपना ओपिनियन रखते हैं, हम अपनी बात रखते हैं, हम आपसे कहते हैं कि हम ये फील करते हैं और ये होना चाहिए। क्या पाकिस्तानी रिएक्शन वाले ऐसा अपना ओपिनियन रखते हैं? नहीं रखते हैं। क्या वो अपनी बात कहते हैं कि हाँ हमारी सरकार गलत है? कहते हैं? नहीं कहते हैं। क्या उन्होंने कभी ये आके कहा कि भले हमारी सरकार तालिबान का टेक ओवर सपोर्ट करती है पर हम नहीं करते? कभी ऐसा कहा? नहीं कहा ऐसा। तो आप ऐसे लोगों की आइडियोलॉजी जब इनकी खराब है तो आप ऐसे क्यों सपोर्ट करोगे ऐसे चैनल को? हमारे इंडिया में इतने चैनल हैं, इतने चैनल। अरे मैं आपसे कह रहा हूं आप मेरा चैनल सब्सक्राइब मत करो, पर इंडिया के लोगों को सपोर्ट तो करो आप। अगर आपको रिएक्शन ही देखना है, भतेड़े रिएक्शन चैनल वाले इंडिया के अंदर भरे पड़े हैं, आपको वहां क्यों जाना है बॉर्डर के उस पार लोगों को सपोर्ट करने के लिए? वो सदगुरु पे वीडियो बना देंगे, वो भगवान कृष्ण पे बना देंगे, वो महाभारत पे बना देंगे, पर क्या उनके दिल में है? कुछ नहीं है। तो हाथ जोड़ के मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप ऐसे लोगों को सपोर्ट मत किया करो। रिक्वेस्ट है मेरी एज एन इंडियन, मैं हर उस भारतीय लोगों से मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ। हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। माय नेम इज़ आतिफ इकबाल। और काफ़ी रिक्वेस्ट के बाद मैं इस वीडियो पे रिएक्शन दे रहा हूँ जिसका नाम है अफ़गानिस्तान की सच्चाई बाय अवित छाबड़ा, जो कि है इन द रणवीर शो। तो काफ़ी लोगों ने रिक्वेस्ट करी थी, मैंने पहले भी इनकी एक वीडियो बनाई थी अवित छाबड़ा के ऊपर 10 स्टोरीज़ ऑफ इंडिया, जो कि बहुत अच्छी वीडियो, मुझे बहुत अच्छी लगी थी। ये वीडियो भी शायद अच्छी हो या ना हो, चलो देखते हैं। मैं अपने ओपिनियन अफ़गानिस्तान की तरफ बहुत ही अलग रखता हूँ जो बाकी लोग रखते हैं, बाकी मुस्लिम लोग या बाकी लोग रखते हैं। तो दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी। ऑलराइट, मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ कि अगर आपको मेरा रिएक्शन अच्छा लगे तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में जाके बताना। और इतने सारे प्यारे प्यारे मुझे फीडबैक मिलते हैं, कमेंट मिलते हैं कि आप इतना जेन्युइन ओपिनियन देते हो, आपका ओपिनियन बाकी सारे ओपिनियन से बहुत अलग है। यूट्यूब पे आपका ओपिनियन इंडिया में लोगों को यूनाइट करता है। इतने अच्छे अच्छे कमेंट देके लोग कहते हैं कि आपको इंडिया वापस आना चाहिए। मैं बिल्कुल आऊँगा इंडिया, दैट्स फॉर श्योर। मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ कि अगर आपको मेरा रिएक्शन अच्छा लगे तो ज़रूर कमेंट में जाके आप अपना फीडबैक देना, मेरे ओपिनियन का फीडबैक देना। मैं आपसे यही कहूँगा कि आप मेरे ओपिनियन को देख के फीडबैक देना, मेरे रिएक्शन को देख के नहीं, क्योंकि मेरा ओपिनियन जो होता है बहुत ही बहुत ही न्यूट्रल, बहुत ही लॉजिकल होता है, जिससे आप कभी डिसएग्री नहीं कर सकते। मैं ये इतना आपसे दावा कर सकता हूँ, ठीक है। और अगर आपको मेरा रिएक्शन अच्छा लगे तो ज़रूर सब्सक्राइब भी करना मेरे चैनल को, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट बनाऊँ जब मेरे पास थोड़े से सब्सक्राइबर बढ़ जाएं। एंड द होल पॉइंट है कि जब ज़्यादा लोग जुड़ेंगे मेरे चैनल से, तब मैं अपनी बात कह पाऊँगा, अपनी जो न्यूट्रलिटी है वो बता पाऊँगा, अपने इंडियन मुस्लिम लोगों को समझा पाऊँगा कि कैसे हमें अपना माइंड ओपन करने की ज़रूरत है चीज़ों को लेके, समाज को लेके। कैसे हमें मनोज मुंतशी की तरह, जैसे उन्होंने कहा है कि हमें हमारे जो लोग हैं, हमारे जो आइडल्स हैं, हमारे जो मोटिवेशनल हैं, वो धर्म से ऊपर उठ के देखना चाहिए। क्यों हमें बहुत सारे ये जो होते हैं ना हिंदू मुस्लिम की लड़ाइयों में नहीं पड़ना चाहिए। ये बस एक पॉलिटिक्स का मुद्दा है, ये बस वोट बैंक का मुद्दा है, ये समझना बहुत ज़रूरी है। तो अगर आपको मेरे ऐसे ओपिनियन अच्छे लगते हैं, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर आप में से जो मुझे फॉलो करता है वो मेरी वीडियो को कम से कम 10 लोगों में शेयर करे, 10 लोगों में शेयर करें, और ऐसे करके हम अपनी फैमिली को बढ़ाएंगे। मैं आपसे सच कह रहा हूं कि जो मैं आपसे आज कह रहा हूं, ये मेरी बाकी चैनल पे आपने मेरे ओपिनियन सुने होंगे। बहुत ही ज़्यादा पेट्रियाटिक ओपिनियन होता है मेरा, वो मेरा ओपिनियन कभी ज़िंदगी में नहीं बदलेगा, और अगर बदला तो मैं अपना चैनल डिलीट कर दूंगा। ये मैं आपसे ओपन स्टेटमेंट कह रहा हूँ। आप इस वीडियो को डाउनलोड करके अपने पास रख लेना हमेशा, क्योंकि देखो मुझे किसी चीज़ की कमी नहीं है, मैं अपनी लाइफ में बहुत सक्सेसफुल हूँ, ठीक है। ये मैं वीडियो बनाने का सिर्फ एक रीज़न है कि मैं
ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक अपनी आवाज़ पहुंचा पाऊं और अपने ज़्यादातर मुस्लिम भाइयों बहनों को और भी क्रिश्चियन लोगों को, बुद्धिस्ट लोगों को, हिंदू लोगों को, उनको ओपन माइंडसेट के कॉन्सेप्ट को बता सकूं कि भाई हमें लिमिटेड थिंकर नहीं बनना, हमें और खुल के सोचना है, क्योंकि ये हमारी देश की पहचान है, ये हमारी देश की मिट्टी के अंदर है, ये हमारे हिंदुस्तानियों के खून के अंदर दौड़ता है कि हम बहुत ओपन माइंडसेट हैं। ये बात सच है कि आप चाहे जितनी भी कंट्री से कंपेयर कर लो ना, इंडिया के लोग ज़्यादातर बहुत ही ओपन थिंकर होते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। चले पे मैं ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता, मैं वीडियो के बीच में अपनी थोड़ी बहुत ओपिनियन दूंगा, वीडियो ख़त्म हो जाएगी तो मैं उसमें भी अपना ओपिनियन दूंगा क्योंकि वीडियो ऑलरेडी बहुत लंबी है। चले पे शुरू करते हैं, स्टार्ट करते हैं। 3, 2, 1 गो। नमस्ते दोस्तों, ये है हमारा अफगानिस्तान स्पेशल पॉडकास्ट एपिसोड अभिजीत चावड़ा सर के साथ। ये एक हिस्टोरियन है, एक जियोपॉलिटिक्स एक्सपर्ट है और इस एपिसोड में हमने अफगानिस्तान सिचुएशन के बारे में ऐसे बातें की है जो आपने शायद पहले नहीं सुनी होगी, जो मीडिया में बातें नहीं होती है, उन चीज़ों के बारे में बात की है। अगर आपको किसी भी सिचुएशन की असलियत जाननी है तो आपको जियोपॉलिटिकल एंगल से उस इंटरनेशनल सिनारियो को स्टडी करना चाहिए। जियोपॉलिटिक्स क्या होता है, असलियत में अफगानिस्तान में क्या हो रहा है, इस दुनिया की असलियत क्या है। मैं अफगानिस्तान की सच्चाई बताऊंगा आपको वीडियो के एंड में, इस एपिसोड में फिर आप कहोगे मेरी बातें सुन के कि आपको शौक लगेगा। आप शेयर कीजिए ताकि दुनिया इस सिचुएशन के बारे में, चाइना के बारे में, पाकिस्तानी फौज के बारे में, भारतीय फौज के बारे में बहुत कुछ जाने। एग्जैक्टली ये मेरी एक रिक्वेस्ट है कि इस एपिसोड को आप जितना भी हो सके व्हाट्सएप पर शेयर करें ताकि जो अफगानिस्तान सिचुएशन की असलियत है वो पूरी दुनिया के सामने निकल कर आए, सभी लोगों को इस सच के बारे में और ज़्यादा पता चले। ये मेरी एक रिक्वेस्ट है आपसे। एंजॉय द एपिसोड विद अभिजीत चावड़ा। लेट्स सी कैसी होती है वीडियो। वैसे बाय द वे, वैसे वीडियो अभिजीत चावड़ा की बहुत अच्छी होती है। अभिजीत चावड़ा की, मैं उतना रणवीर आलाबादिया को फॉलो नहीं करता मैं, पर मैंने अभिजीत चावड़ा का कॉन्सेप्ट देखा, अच्छा होता है काफी। रणवीर शो हिंदी में फिर से आपका स्वागत है अभिजीत चावड़ा सर। थैंक यू थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग मी। थैंक यू फॉर बीइंग ऑन द शो सर। आप एक हिस्टोरियन हो, आपका इंटरेस्ट जियोपॉलिटिक्स है, आपने जियोपॉलिटिक्स को बहुत ज़्यादा स्टडी किया है। आज के पॉडकास्ट में हम अफगानिस्तान की बातें करेंगे कि तालिबान का ट्रूथ क्या है, ये सिचुएशन हो रही क्यों है। पहले तो आपने इस चीज़ की बात किया आपके खुद के पॉडकास्ट पर सर, पर वो इंग्लिश में। मैं चाहता हूँ कि इस देश का, पाकिस्तान का और अफगानिस्तान का हर सिविलियन ये पॉडकास्ट देखे, हर सिविलियन नहीं तो एटलीस्ट अ लॉट ऑफ पीपल। आप एक चीज देखना कि तालिबान का टेक ओवर पाकिस्तान सबसे ज्यादा सपोर्ट करता है, सबसे बड़ा हिपोक्रेट है। बदल जाता है, हमें सिर्फ सच की झलक दिखाई देती है। पाकिस्तान सबसे बड़ा हिपोक्रेट है, ये देखना। सारे लोग अगेंस्ट है तालिबान का टेक ओवर, पर पाकिस्तान बहुत फेवर कर रहा है, मिठाइयां बांटी जा रही हैं, लोग बड़े खुश हैं। पॉलिटिक्स एक्सपर्ट्स को पता है, जो शायद सिर्फ आर्मी को पता है, जो शायद सिर्फ गवर्नमेंट्स को पता है। जो पाकिस्तान का क्रिकेटर है, क्या नाम है उसका, बात करेंगे आज। पर सर पहले उसने कहा था मैं तो बहुत खुश हूँ तालिबान के टेक ओवर से। जो सिचुएशन हो रही है अफगानिस्तान में, ये आप शुरू कहां से, क्या एक्सपेक्ट करोगे पाकिस्तान के लोगों से? बहुत अजीब बात है ये, उससे बहुत पहले। मैं जो बोल रहा हूँ गलत है, कड़वा है, पर ये सच है। स्टोरी की शुरुआत आप कहां से करोगे? सच है, इसीलिए कड़वा है। जाऊंगा लेकिन थोड़ा जल्दी करूंगा क्योंकि बहुत लंबा टाइम पीरियड है। तो अफगानिस्तान हमेशा एक इंडियन टेरिटरी थी जिसका नाम था गांधार के जमाने से, जहाँ गांधारी थी, गांधारी जो कि धृतराष्ट्र की बीवी थी। शकुनी बहुत बड़े कैरेक्टर थे वहाँ। शकुनी गांधार से थे। ये जो ज्योग्राफी है वो हमेशा इंडियन सबकॉन्टिनेंट राइट का एक हिस्सा रही है। अभी 1000 साल पहले तुर्की इन्वेजन्स शुरू हो गए भारत में और धीरे धीरे ये अंदर आने लगे। बहुत समय लगा, लेकिन सबसे पहला जो भारत का टेरिटरी था जो इन इन्वेडर्स ने कॉन्कर किया, कब्जा किया, वो था गांधार। और वहां पर बहुत जल्दी एक बार कॉन्कर होने के बाद कुछ ही सालों में पूरा कल्चर बदल दिया उन्होंने, रिलीजन बदल दिया। और वहां पर एक डायनेस्टी थी जिसको कहते हैं घोरी डायनेस्टी। ये ओरिजिनली एक हिंदू बुद्धिस्ट डायनेस्टी थी। अच्छा। अब ये कन्वर्ट हो गए और फिर वहां से कन्वर्ट होने के बाद इन्होंने भारत के ऊपर आक्रमण शुरू कर दिए बहुत सारे। तो ये इसका मतलब क्या है कि अफगानिस्तान ओरिजिनल कश्मीर है। सबसे पहला कश्मीर अफगानिस्तान है। आज जो कश्मीर में हम देख रहे हैं वो 1000 साल पहले अफगानिस्तान में हुआ। लेकिन फिर भी वहां के लोग अपने आप को हिंदुस्तानी ही मानते थे क्योंकि उनका कल्चर वो सब
पहले के ज़माने में वही रहा करता था। अब 500 साल आगे बढ़े हम, अगर 16वीं शताब्दी में जाए तो एक राजा थे शेर शाह सूरी, जो अफगान थे लेकिन बिहार में उनकी पैदाइश हुई थी। उन्होंने दिल्ली पे कब्जा किया 5 साल के लिए। उन्होंने हुमायूं को हराया और दिल्ली पे कब्जा किया। 5 साल उन्होंने राज किया। उसके बाद उनकी भी मृत्यु हो गई एक गन पाउडर एक्सीडेंट में। और उनके जो एक जनरल थे जिनका नाम था हेमचंद्र विक्रमादित्य, वो काबुल के राजा बन गए और उन्होंने दिल्ली को रिकैप्चर किया। और ये दिल्ली में सबसे लास्ट भारतीय एम्परर हुए। उनका वहां पर राज्याभिषेक हुआ हिंदू सेरेमनी में। इवन तो उनका जो पूरा आर्मी था वो पश्तून था, मुस्लिम थे, लेकिन उनका राज्याभिषेक हिंदू सेरेमनी में हुआ। लेकिन इस पूरे टाइम पीरियड में अफगानिस्तान का कल्चर बदल गया। बहुत सारा फॉरेन इन्फ्लक्स हुआ अफगानिस्तान में। तुर्कमेन लोग आ गए, उज़्बेक लोग आ गए, हज़ारा लोग उसके पहले आए थे और बहुत सारे बाहर के लोग अफगानिस्तान में आके बस गए। तो अफगान का ना सिर्फ कल्चर बदल गया लेकिन एथनिसिटी भी बदलने लगा। और धीरे धीरे वो अपने आप को हिंदुस्तानी देखना छोड़ दिया उन्होंने। अभी 300 साल और आगे बढ़ते हैं। एक राजा थे जिनका नाम था अहमद शाह अब्दाली। अब इन्होंने भारत पर 7-8 आक्रमण किए 18वीं सदी के बीच में। और ईरान का जो राजा था नादिर शाह, उसने जब 18वीं सदी में भारत में आक्रमण किया तो अहमद शाह अब्दाली ने उस आदमी का साथ दिया, उनका सपोर्ट दिया। अच्छा। और नादिर शाह का इन्वेजन जो इंडिया में था बहुत ही भयानक इन्वेजन हुआ, बहुत लोगों का कत्लेआम हुआ। तो इस जमाने में सबसे पहली बार हम देखते हैं कि अफगान अपने आप को हिंदुस्तानी कहना उन्होंने छोड़ दिया। अब ये फॉरेनर्स बन गए और उनका पूरा कल्चर बदल गया एक्सेट्रा। और ये सिचुएशन था। अब 19वीं शताब्दी में महाराजा रंजीत सिंह सिख इलाके के राजा बने। और जो अहमद शाह अब्दाली ने जो नॉर्थ इंडिया पे कब्जा किया था, कश्मीर के ऊपर और अदर दूसरी जगहों पे, और उन्होंने बहुत सारी क्रूरता की थी। तो रंजीत सिंह जी ने ये पूरा टेरिटरी वापस भारत के हिस्से में ले लिया, पश्तूनों को हरा दिया। और रंजीत सिंह जी ने पश्तूनों का भी काफी टेरिटरी अपने इलाके में ले लिया मिलिट्री मींस के थ्रू, बैटल्स के थ्रू। अब इस टाइम पे ब्रिटिश लोग का भी आगमन हो गया था भारत के अंदर। और ब्रिटिश लोग का और सिखों का एक युद्ध हुआ जो ब्रिटिश हार गए। ब्रिटिश और अफगान का भी एक युद्ध हुआ जो ब्रिटिश हार गए। लेकिन बाद में महाराजा रंजीत सिंह का जो देहांत हुआ, उसके बाद सिख एम्पायर थोड़ा बिखर गया और ब्रिटिश ने फिर से एक युद्ध किया, सेकंड एंग्लो सिख वॉर, आई थिंक 1848 के आसपास, जो ब्रिटिश जीत गए। उसके बाद ब्रिटिश लोगों ने अफगानिस्तान पे हमला किया और इवेंचुअली 19वीं शताब्दी के सेकेंड हाफ में उन्होंने एक जंग जीत ली अगेंस्ट अफगानिस्तान। अब जो रंजीत सिंह जी का जो टेरिटरी था, जो उनका बॉर्डर था, उसको ब्रिटिश लोगों ने ब्रिटिश इंडिया और अफगानिस्तान का बॉर्डर डिमार्केट किया। ओके। और उसके बाद ये जो बैटल ऑफ सरायगढ़ी हुआ, जो केसरी मूवी है, जिसमें जो सिख सोल्जर्स थे वो पश्तूनों से लड़ रहे थे, वो एक्चुअली ब्रिटिश राज की तरफ से लड़ रहे थे, भारत के लिए नहीं लड़ रहे थे। हाँ, तो ये पता है मुझे। सिख और पश्तूनों में बहुत पुरानी दुश्मनी है अहमद शाह अब्दाली के टाइम से। अच्छा, ये पता नहीं था मुझे। भारत और अफगानिस्तान का जो बॉर्डर ब्रिटिश लोगों ने बनाया, जिसको डुरांड लाइन कहते हैं, आई थिंक 1893 या 1897 में बना था वो। अब भारत के बंटवारे के बाद ये पाकिस्तान और अफगानिस्तान का बाउंड्री बन गया। गांधार बना खानदार, ये पता है कि नहीं आपको? पाकिस्तान में रह गया। कि खानदार जो है आया है गांधार से, अफगानिस्तान में हाफ पाकिस्तान। और गांधार की पुत्री को गांधारी कहा गया, जो कि धृतराष्ट्र की बीवी थी। तो अफगानिस्तान और पाकिस्तान का ये टेरिटरी, और धृतराष्ट्र से बेटे पैदा हुए हैं जिनका नाम है दुर्योधन, सुयोधन, अलग अलग चलता रहा। थोड़ा बहुत लिबरल भी हो गया कुछ। अगर आप 1950-60 देखेंगे तो अर्बन एरियाज में अफगानिस्तान में कुछ लोगों में वेस्टर्न कल्चर आ गया, थोड़ा सा वो लिबरल हो गए, थोड़े अच्छे ड्रेस पहनने लगे। हाँ, ये फोटोज मैंने देखी थी। ओवरऑल अफगानिस्तान में शरिया लॉ रहा है। अच्छा। अब 1978 में एक कम्युनिस्ट रेवोल्यूशन हुआ अफगानिस्तान में, जिसको कहते हैं सौर रेवोल्यूशन। और एक कम्युनिस्ट ग्रुप था, कम्युनिस्ट पार्टी, उन्होंने अफगानिस्तान पे कू किया और उन्होंने कब्जा ले लिया अफगानिस्तान के कंट्री का। 1978 में 1978
अब जो उनका जो लीडर था उसका नाम मुझे भी याद नहीं है, लेकिन वो बहुत ही ब्रूटल था। उसने 3 महीने में इतने अत्याचार किए अफगानिस्तान में कि काउंटर रिबेलियन होने की बहुत बड़ी संभावना हो गई। और इसको तो रोकने के लिए यूएसएसआर ने अफगानिस्तान पे इन्वेजन कर दिया। तभी कोल्ड वॉर चल रही थी, कोल्ड वॉर के टाइम पे, मतलब यूएसएसआर वर्सेस अमेरिका की एक कोल्ड वॉर चल रही थी। असली वॉर नहीं थी, बट आर्म्स रेस चल रही थी कि किसके पास ज्यादा न्यूक्लियर वेपन है, किसके पास ज्यादा जियोपॉलिटिकल पावर है, अच्छा। किसके पास ज्यादा बैड बॉय एटीट्यूड है बेसिकली। ओह वाओ, मतलब वॉर हो सकती थी बट सिर्फ एक दूसरे को मसल दिखा रहे थे। मुझे इतनी नॉलेज नहीं है वैसे बाय द वे। जो भी आप ट्राई कर सके सब कुछ ट्राई किया एक्सेप्ट फॉर एक्चुअल हॉट वॉरफेयर। बाकी हर तरह से स्पाइंग चल रहा था और इकोनॉमिक सबोटाइज चल रहे थे और बहुत कुछ चल रहा था, बस एक्चुअल वॉरफेयर नहीं हुआ। उसके अलावा सब कुछ किया रूस और अमेरिका ने। तो रूस ने अपना इन्फ्लुएंस बढ़ाने के लिए अफगानिस्तान में हमला कर दिया। उन्होंने कैप्चर किया अफगानिस्तान को। अब अमेरिका को डर लगा कि रूस का इन्फ्लुएंस बहुत बढ़ने लगा है इस इंडियन सब कॉन्टिनेंट में। तो इन्होंने अमेरिकन्स ने जियाउल हक को अप्रोच किया, जो पाकिस्तान का डिक्टेटर था उस टाइम पे। और जो रशियंस ने जो इन्वेजन किया था अफगानिस्तान पे, उसकी वजह से बहुत सारे अफगान रिफ्यूजीज पाकिस्तान में आ गए थे उस टाइम पे। रैम्बो में दिखाया गया है। हाँ, रैम्बो का कोई तो मूवी है जिसमें ये सिल्वेस्टर स्टैलोन वहां पर जाता है। रैम्बो 3 ऑन बिहाफ ऑफ अमेरिकन्स, वो अफगानिस्तान जाता है। अच्छा, विलेंस है रशियन आर्मी। हाँ। अच्छा, मैंने देखा नहीं है, मुझे इतना याद नहीं है। तो ये बहुत सारे अफगान रिफ्यूजीज पाकिस्तान में आ गए। उस टाइम पर जियाउल हक डिक्टेटर थे। अमेरिकन्स ने जियाउल हक को बहुत सारे मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ डॉलर्स दिए, बहुत सारा आर्म्स अम्युनिशन दिया, और उन्होंने पाकिस्तान को प्रॉक्सी बनाया सोवियत यूनियन से लड़ाई करने के लिए। तो पाकिस्तान ने क्या किया कि ये सारे जो पश्तून उनके यहाँ रेफ्यूजीज बन के आए थे, उनको उन्होंने ट्रेन किया, ऑर्गेनाइज किया, उनको मुजाहिदीन बना दिया और उनको बार बार इन्फिल्ट्रेट किया अफगानिस्तान में बैक टू फाइट दी सोवियत यूनियन। शायद रैम्बो 3 में भी मुजाहिदीन को दिखाया हाँ, कि रैम्बो के दोस्त बन जाते हैं ये। हाँ, बिल्कुल। और आगे जाकर मुजाहिदीन एक्चुअली टेररिस्ट ग्रुप बन गया, बाद में ये होता है। तो 10 साल के आसपास ये गेरिला वॉरफेयर चला। और क्या होता है गेरिला वॉरफेयर? मतलब आप 2 आर्मीज ओपनली फाइट नहीं करते। आप अर्बन एरिया में 10-15 लोग जाके कुछ लोगों को मार देंगे, फिर भाग जाएंगे। धीरे ऐसा करते रहेंगे तो हमेशा डिस्टेबलाइज रहेगा आपका एनिमी। आप कभी ओपन में आके लड़ाई नहीं करेंगे, आप छुप के लड़ाई करेंगे। इसको कहते हैं गेरिला वॉरफेयर। तो इन्होंने ये स्ट्रेटेजी अडॉप्ट की पाकिस्तान ने और यूएस ने, और धीरे उन्होंने सोवियत यूनियन को डिस्टेबलाइज किया अफगानिस्तान में। इवेंचुअली उनका वहां पर रहना अनसस्टेनेबल हो गया और 1989 में यूएसएसआर ने अफगानिस्तान से विथड्रॉल कर लिया। फिर ये जो मुजाहिदीन थे उनमें पावर स्ट्रगल शुरू हो गया, कौन बनेगा अफगानिस्तान का राजा। मतलब आपस में ही। तो उनमें बहुत सारे फैक्शंस थे जिनको वॉरलॉर्ड्स कहते हैं। गुलबुद्दीन हिकमतयार था, बुरहानुद्दीन रब्बानी था, सिकमतुल्लाह मुजद्दिदी था, रशीद दोस्तम था, बहुत सारे लोग थे। इनमें आपस में लड़ाई हुई। फिर बाद में इन्होंने इवेंचुअली कुछ कॉम्प्रोमाइज की और काबुल में एक गवर्नमेंट बनाई। अब लेट 90s में अब अच्छा ठीक है, तो क्या हुआ कि पाकिस्तान में उस टाइम पर बेनजीर भुट्टो प्राइम मिनिस्टर थे और आई थिंक हामिद गुल नाम का आदमी था आईएसआई का चीफ। तो इन्होंने यूएस के ब्लेसिंग्स के साथ फिर से एक नया ग्रुप बनाया जो मुजाहिदीन थे, जो सोवियत विड्रॉल के बाद मुजाहिदीन जॉबलेस हो गए थे। बहुत सारे मुजाहिदीन को उन्होंने कश्मीर में भेज दिया, पाकिस्तान ने उनको रीडायरेक्ट किया कश्मीर में। अच्छा। और 1989 में कश्मीर इंसर्जेंसी एक्सप्लोड होती है अकॉर्डिंग टू हिस्ट्री व्हिच वी नो। तो ये हुआ कि पाकिस्तान ने सारे मुजाहिदीन कश्मीर में भेज दिए, बहुत सारे। एक मिनट सर, मैं थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट देना चाहूंगा यहाँ। बेसिकली हर लिसनर को ये जानना चाहिए जियोपॉलिटिक्स के एंगल से कि जो बड़े वर्ल्ड के पावर्स होते हैं, आज के जमाने में चाइना और यूएसए, उस जमाने में रूस और यूएसए थे। तो अगर रूस और यूएसए को आपस में कोल्ड वॉर करनी थी, हॉट वॉर नहीं करनी थी। हॉट वॉर करने के लिए वो एक दूसरे के साथ फाइट करते थे 2 अलग कंट्री के थ्रू, प्रॉक्सीज। हाँ, प्रॉक्सी वॉर्स। मतलब मान लो अफगानिस्तान के अंदर एक यूएसए एक्चुअली फाइट कर रहा है रशिया के साथ, बट यूएस आर्मी को नहीं यूज करके वो एक वहां की आर्मी बना देंगे, जिसे हम अब मुजाहिदीन कह रहे हैं। उसी तरह कहा जाता है कि यूएस ने पास्ट में पाकिस्तान को बहुत ज्यादा हेल्प किया। आजकल वो हेल्प थोड़ा सा हट गया क्योंकि चाइना आजकल पाकिस्तान को हेल्प कर रहा है। ये कहा जाता है चाइना पाकिस्तान के थ्रू प्रॉक्सी अटैक्स करना चाहता है, शायद इंडिया पर, शायद कश्मीर पर, क्योंकि आज चाइना एक वर्ल्ड पावर बन चुका है।
तो आपको इस पूरे अफगानिस्तान सिचुएशन को एक वर्ल्ड स्टेज से भी देखना चाहिए। आज भी जो अफगानिस्तान में हो रहा है वो एक्चुअली कोई ना कोई सुपर पावर्स इन्वॉल्व है उसमें। यूएसए कोई की डिसीजंस ले रहा है, चाइना कोई की डिसीजंस ले रहा है, पर ये मीडिया आपको कभी नहीं दिखाएगा क्योंकि मीडिया भी उन सुपर पावर्स के थ्रू कंट्रोल होता है। तो बस ये मैं थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट देना चाहूंगा। और अभी जो आप कह रहे हो कि मुजाहिदीन ने फिर कश्मीर पर अटैक्स स्टार्ट किए, एक्चुअली जो छोटे पावर्स है जैसे पाकिस्तान, उस जमाने में इंडिया, उनके आपस में भी फाइट्स हो रहे थे। तो पाकिस्तान तब यूएसए का एलाय था, उन दोनों ने साथ में मिलकर मुजाहिदीन बनाया। शायद यूएस ने पाकिस्तान को कहा आप मुजाहिदीन बना दो, आपके जो इंटरेस्ट है, जो इंडिया पर मान लो आपको इंडिया से कश्मीर लेना है, इसमें भी आपकी असिस्टेंस हो जाएगी, पर पहले हमारा काम कर दीजिए कि अफगानिस्तान में हमारी हेल्प कर दीजिए, उसके बाद आप इंडिया को देख लो। तो ये एंगल से पूरे सिनारियो को समझना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आज के जमाने में। बिल्कुल बिल्कुल। तो इन्होंने फिर कश्मीर में वो मुजाहिदीन भेज दिए और बहुत सारा टेररिज्म हो गया। जो अभी चावड़ा भी लाइक बोलिए तो नहीं, आप मेरे को बोलने दे। क्या हुआ कि अफगानिस्तान में भी उनको ये स्ट्रेटेजिक बैकयार्ड बनाना था क्योंकि पाकिस्तान का बहुत बड़ा सपना है कि वो भारत को कॉन्कर करेंगे, एक दिन भारत से बहुत बड़ी जंग लड़ेंगे और दिल्ली को वो कब्जा करेंगे, भारत को कब्जा करेंगे और पूरा भारत को पाकिस्तान बना देंगे। ओह शिट। कि आईएसआई और आर्मी का बहुत बड़ा सपना है, अभी भी है। ये दिस इज नॉट अ रिफ्लेक्शन ऑफ आम जनता। इज दिस कॉल्ड गजवाए हिंद? शायद फ्रेंडली है, इसी को कहते हैं ना गजवाए हिंद, आई गेस। आर्मी शायद कि इंडिया को पूरा पाकिस्तान बना देना, इस्लामिक स्टेट, गजवाए हिंद, आर्मी होता है कितना मुझे याद है। पाकिस्तान में इस आर्मी के पास एक देश है, उन्होंने इस देश को हॉस्टेज बना के रखा है जनरल मुशर्रफ के टाइम से। नहीं, शुरुआत से ही, याहिया खान, टिक्का खान के समय से, 1950s ऑनवर्ड से। ये लोग कौन है? तो क्या हुआ कि इन्होंने ये प्रॉक्सी वॉरफेयर किया कश्मीर में, फिर उनका ये बहुत बड़ा सपना था भारत को कब्जा करने का। तो उन्होंने डिसाइड किया कि अफगानिस्तान की जो जनता है जो ऑलरेडी फाइटिंग करती है, मुजाहिदीन है, उनको हम कैनन फॉडर की तरह यूज करेंगे। क्या होता है कैनन फॉडर? मतलब जो तोप के सामने जिसको खड़ा करे मरने के लिए, जो चेस्ट में जो पॉन होता है ना, जो जिसका कुछ वैल्यू नहीं होता है, कि जाके हमारे लिए युद्ध करो, पर अगर आप मरोगे तो नो प्रॉब्लम, कुछ फर्क नहीं पड़ता, आप जाके मरो। ओह शिट, वाओ यार। पूरा स्ट्रेटेजी बनाया कि अफगानिस्तान को अपना स्ट्रेटेजिक बैकयार्ड बनाएंगे, अफगानिस्तान से वो स्ट्रेटेजिक डेप्थ लेंगे और अफगान ये सब जो मुजाहिदीन है उनका इस्तेमाल करेंगे एक दिन इंडिया के साथ जंग लड़ने में, कश्मीर के थ्रू। तो उसके वाओ लिए यार, अफगानिस्तान री इंजीनियर करना पड़ेगा। तो उसके लिए उन्होंने एक नया टेररिस्ट आउटफिट बनाया जो वहाँ के मदरसों में से स्टूडेंट्स, जो पश्तून स्टूडेंट्स थे, अफगान स्टूडेंट्स थे, उनको निकाला, उनको ट्रेन किया और अरबिक भाषा में स्टूडेंट को तालिब कहते हैं और तालिब का मल्टीपल क्या है, तालिबान। तो ये मदरसों में से निकाल के अफगान पश्तूनों को ट्रेन किया इनटू वॉरफेयर और उनका नाम दिया तालिबान। और उनको उन्होंने ट्रेन किया, आर्म किया, सब कुछ सप्लाई किया अमेरिका के ब्लेसिंग से, और तालिबान फिर अफगानिस्तान में घुस गया और कुछ ही समय में उन्होंने अफगानिस्तान पर कब्जा कर लिया। आई थिंक 1996 की बात है ये। अब क्या होता है, 98 में वाजपेयी प्राइम मिनिस्टर बनते हैं भारत के और इमीडिएटली 5 न्यूक्लियर टेस्ट करते हैं। तो भारत ने डिक्लेयर किया वी आर अ न्यूक्लियर वेपन्स पावर। और उस जमाने में आज के भी जमाने में जिस देश के पास ज्यादा न्यूक्लियर पावर है वो जियोपॉलिटिकली एक पावरफुल देश माना जाता है कि हाँ इस देश में दम है। तो उस जमाने में यूएसए के पास पूरा दम था, न्यूक्लियर पावर था, और यूएसए को लगा कि ये छोटा देश क्या है, आप क्यों कर रहे हो, क्यों करना है न्यूक्लियर टेस्ट। तो उस टाइम पे ऑलरेडी सोवियत यूनियन डिस्ट्रॉय हो गया था, डिसॉल्व हो गया था। तो यूएस एक अकेला सुपर पावर था और उनको बहुत क्रोध हुआ कि भारत ने 5 न्यूक्लियर टेस्ट किए। तो उन्होंने डिसाइड किया कि भारत को एक सबक सिखाएंगे। तो उन्होंने पाकिस्तान को ब्लेसिंग दिया कि आप ये तालिबान बनाओ और तालिबान को पूरा अफगानिस्तान में कब्जा करो और उनको फिर वापस रिपर्पस करेंगे कश्मीर में। तो उस टाइम पर कश्मीर में बहुत सारे टेररिस्ट अटैक्स होते रहते थे। भारत कंप्लेन करता था तो अमेरिका क्या बोलता था, ये आपका इंटरनल लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम है, टेररिज्म नाम की कोई चीज नहीं है। ओह वाओ, सीरियसली, शिट, क्राइम हो रही है आपके, क्राइम हो रही है, लॉ एंड ऑर्डर की बात है, आप अपना लॉ एंड ऑर्डर। ओह वाओ सर, जब आप कह रहे हो कि ब्लेसिंग्स थे, तभी इसीलिए अभी कहा गया कि कश्मीर हमारा इंटरनल मैटर है। मॉनेटरी पावर दे रहे थे, फ्यूल कर रहे थे और वॉरफेयर इक्विपमेंट शायद सप्लाई कर रहे थे। Am I right? Yes. और कुछ भी है? इंटेलिजेंस सपोर्ट, उनकी कुछ फॉरेन
स्टेट डिपार्टमेंट के कुछ लोग थे, रॉबिन राफेल्स फॉर एग्जांपल, वो एसेंशियली पाकिस्तानी स्पाई थी। तो बहुत सारे ऐसा सपोर्ट मिल रहा था पाकिस्तान को यूएस के थ्रू, वेपनरी मिल रही थी नई नई, F-16s मिल रहे थे, हेलीकॉप्टर्स मिल रहे थे, बहुत सारा पैसा मिल रहा था ब्राइब्स के थ्रू, एज ब्राइब्स जनरल्स को और बहुत कुछ। तो ये बहुत पूरा सपोर्ट, फुल सपोर्ट था पाकिस्तान को यूएस का। अब क्या होता है कि अफगानिस्तान में सिर्फ एक पंजशीर रीजन में एक नॉर्दर्न अलायंस का ये चल रहा था, वो रेजिस्ट कर रहे थे तालिबान को। तो तालिबान ने उनका जो लीडर था अहमद शाह मसूद, उसका असैसिनेशन कर दिया सितंबर 2001 में, सितंबर 9, 2001, 9/11 के 2 दिन पहले। और उसके 2 दिन बाद 9/11 होता है। ओह शिट। न्यूयॉर्क में 2 ये सारे प्लेन्स वो सब क्रैश होते हैं। ये टेररिस्ट अटैक था। तो अमेरिका को मालूम पड़ा कि ये उसामा बिन लादेन ने किया है, जो मुजाहिदीन था, वो मुजाहिद था जिसको अमेरिका ने ही सपोर्ट किया था इन द फाइट अगेंस्ट यूएसएसआर। अच्छा। उसामा ने ये सारा काम किया है और उनको मालूम पड़ा कि वो अफगानिस्तान में है। तो उन्होंने तालिबान को ऑर्डर किया कि उसामा को हमारे हवाले कर दो। तालिबान ने कहा कि हमारा कल्चर ये है कि जो हमारे शरण में आता है उसे हम किसी को सौंपते नहीं है। तो इसके रिटालिएशन में अमेरिका ने इन्वेजन किया अफगानिस्तान का थ्रू पाकिस्तान अगेन। अब पाकिस्तान का ये जो बहुत बड़ा टेररिस्ट आउटफिट था उसको ये डिस्ट्रॉय करने लगे। थ्रू पाकिस्तान मतलब क्या? मतलब अफगानिस्तान लैंडलॉक्ड कंट्री है, उसको एक्सेस करने के लिए आपको किसी और देश के थ्रू जाना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल आपको अगर अफगानिस्तान में बॉम्बिंग करनी है तो आपको कुछ लोकल एयरबेस लगेगा, लोकल एयरपोर्ट लगेगा जहाँ से आप टेक ऑफ करेंगे और लैंडिंग करेंगे। तो पाकिस्तान को उन्होंने ये बेस बनाया। अब पाकिस्तान का ये टेररिस्ट आउटफिट है तालिबान, और अफगानिस्तान में यूएस उसी के टेररिस्ट आउटफिट को डिस्ट्रॉय कर रहा है। ये सिचुएशन हो गया था। लेकिन पाकिस्तान को अमेरिका ने काफी सारे ब्राइब्स दिए, सबको दिया, तो पाकिस्तान बोला ठीक होने दो, और आधे तालिबान को पाकिस्तान में ही वापस खींच लिया उन्होंने। ओह शिट। पाकिस्तान ने खुद में क्या हिपोक्रेट है यार पाकिस्तान। मर गए ये अमेरिकन इन्वेजन में, लेकिन जो लीडरशिप थी और वो सब थे, वो सब नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस में आ गए, जो पाकिस्तान का इलाका है। पर यूएसए को ये पता था कि ये सब हो रहा है? पता कैसे नहीं होगा? मतलब यूएसए की लीडरशिप को भी शायद पता था। ये हमेशा डबल गेम खेलते हैं हमेशा। ये जियोपॉलिटिक्स का सच होता है, जो लोग नहीं जानते, जो मीडिया आपको कभी नहीं बताएगी, जो मीडिया आपके दिमाग को कंट्रोल करती है, ये सभी को जानना चाहिए। और न्यू एज मीडिया जैसे कि यूट्यूब, पॉडकास्ट, जहाँ हमें फ्रीडम ऑफ स्पीच मिलती है, हमें कोई पैसा नहीं दे रहा, ब्रांड्स पैसा दे रहे हैं बट कोई गवर्नमेंट पैसा नहीं दे रही है। और इसलिए हम ऐसी चीजें इंटरनेट पर कह सकते हैं। और अगर आप इन पॉडकास्ट को शेयर करोगे इसी यार पाकिस्तान कितना बड़ा हिपोक्रेट है। मतलब वो अमेरिका से पैसा लेके तालिबान पे भी अटैक करा रहा है और तालिबान को अंदर रख के सपोर्ट भी कर रहा है। शिट यार। और थोड़ा सा तालिबान एस्केप होके यहीं आ रहा है हमारे, तो इसीलिए आज तालिबान को इतना सपोर्ट कर रहा है पाकिस्तान। अकॉर्डिंग टू यू हिपोक्रेट। क्योंकि उस टाइम पर जो जियोपॉलिटिकल क्लाइमेट था ना, उसमें अमेरिका सोल सुपर पावर था, एक ही सुपर पावर था, और उस समय उनका भारत से बहुत बड़ा दुश्मनी था कि इन लोग ने न्यूक्लियर टेस्ट क्यों किए। हाँ, और भारत का और यूएस का आइडियोलॉजिकल पूरा वो जो सिनारियो था वो बहुत ही डिफरेंट था। उस टाइम पे इंडिया अभी भी कोल्ड वॉर के माइंडसेट में था। इंडिया की जो गवर्नमेंट्स थी, प्रो सोवियत यूनियन, प्रो यूएसएसआर, बहुत बड़ा हिस्ट्री है, बहुत पुराना हिस्ट्री है इंडिया और यूएसएसआर का जो रिलेशनशिप का, नेहरूवियन टाइम के समय से दोस्ती था, अभी दोस्ती सो टू से। तो इंडिया वाज वेरी एंटी यूएस उस समय पे। तो यूएस भी बहुत स्ट्रांगली एंटी इंडिया था। अच्छा। तो उनकी इंडिया से बहुत दुश्मनी थी, तो वो तालिबान को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय नहीं करना चाहते थे। और अमेरिका का हमेशा ये पॉलिसी रहा है कि कोई ना कोई बैड बॉय होना चाहिए। अगर कोई बैड बॉय है ही नहीं दुनिया में, तो आप ग्लोबल पुलिसमैन कैसे बनेंगे? मतलब दुनिया को अपना वट कैसे दिखाएंगे बेसिकली। बिल्कुल। कुछ बैड बॉयज होने चाहिए। तो उन्होंने तालिबान की जो टॉप लीडरशिप है उसको पाकिस्तान में वापस जाने दिया और छोटे मोटे लोगों को मारने लगे अफगानिस्तान में। और बहुत जल्दी उनका कितना बड़ा फायर पावर है, तो उन्होंने अफगानिस्तान पे कब्जा कर लिया और उन्होंने वहां पे डेमोक्रेसी दे दी लोगों को और ह्यूमन राइट्स दे दिए। और ये बेसिकली जियोपॉलिटिकल सिनेरियोस देखा जाए तो ये सब दुनिया को दिखाने के लिए, दिखावे के लिए कि देखो हम हीरोज हैं दुनिया, हम सुपरमैन हैं दुनिया के, हम सभी लोगों को बचा रहे हैं, जो टेररिस्ट आउटफिट्स है उन्हें मार दे रहे हैं। बट एक्चुअली ये गेम को स्ट्रेच आउट कर रहे थे। अगर चाहते तो तालिबान लीडरशिप को एक शॉट में मार सकते थे, पर वॉर को स्ट्रेच आउट किया। और ये भी जानना जरूरी है कि हर ह्यूमन एक्शन का मोटिव बेसिकली पैसा होता है। जितना ज्यादा वॉर को स्ट्रेच आउट करोगे उतना ज्यादा पैसा बहुत लोग बना सकते हैं। जो मिडिल मैन होते हैं, जो पॉलिटिशियन होते हैं, वो पैसा बना सकते हैं।
तो अगर वॉर भी लंबी चलेगी तो पैसा भी ज्यादा बना पाएंगे ये लोग। इसलिए जब लोग कहते हैं कि अब तक के अफगानिस्तान वॉर में $2 ट्रिलियन खर्च हुए, $2 ट्रिलियन किन चीजों पर खर्च हो रहे हैं? डेफिनेटली थोड़ा सा इंफ्रास्ट्रक्चर पर खर्च होता है, पर बहुत लोग वो पैसा खा रहे भी है, इसलिए शायद वॉर को स्ट्रेच आउट किया था। अमेरिका का जो सबसे बड़ा इंडस्ट्री है ना, वो आर्म्स इंडस्ट्री है, वेपन्स इंडस्ट्री, और उन्होंने पूरा वॉर आउटसोर्स किया डिफेंस कॉन्ट्रैक्टर्स को। ये कंपनीज है जिनके प्राइवेट सोल्जर्स है, जो एक्स मरीन्स हो गए या कुछ भी रहेंगे, तो इनको अफगानिस्तान भेजा, और ये जो 2+ ट्रिलियन डॉलर्स उन्होंने खर्च किए, उसका मेजॉरिटी मनी वापस अमेरिका में ही आया थ्रू द डिफेंस कॉन्ट्रैक्टर्स। अच्छा, तो एसेंशियली ये मनी लॉन्ड्रिंग ऑपरेशन था इन अ सेंस। मतलब ब्लैक मनी था, उसको व्हाइट मनी को व्हाइट मनी बना रहे थे। तो उनके कुछ ऑब्जेक्टिव्स थे। एक तो ये था कि उनका जो पब्लिक बहुत गुस्से में था कि टेररिस्ट अटैक्स हुए 9/11 के, उनको शांत करना था, और अफगानिस्तान में डिफेंस कॉन्ट्रैक्टर्स को काफी समय तक रखना था ताकि वो पैसा बना पाए। उनका एक और ऑब्जेक्टिव था ओसामा को मारना, लेकिन ओसामा तो पाकिस्तान में था, अबोटाबाद में। तो ये सारे ऑब्जेक्टिव्स थे, और दुनिया को दिखाने के लिए डेमोक्रेसी लाए, इलेक्शंस करवाए, हामिद करजाई को प्रेसिडेंट बनाया, एंड सो फोर्थ। उधर अमेरिकन यूनिवर्सिटी एक दो खड़ी कर दी, ऐसा किया उन्होंने। ये डेमोक्रेसी का एंगल भी थोड़ा सा समझा देना है सर। बेसिकली वो जो कोल्ड वॉर हुई थी वो आइडियोलॉजिकल कॉन्फ्लिक्ट था कि गवर्नमेंट का कौन सा सिस्टम ज्यादा काम कर सकता है, डेमोक्रेसी या कम्युनिज्म, सोशलिज्म। और क्योंकि कोल्ड वॉर इवेंचुअली यूएसए जीता, तो लोगों ने माना कि हाँ शायद डेमोक्रेसी असली वे है, द वे ऑफ द वॉरियर, द वे ऑफ द वर्ल्ड, वही होना चाहिए। और उस थॉट प्रोसेस को सॉलिड बनाने के लिए दुनिया के सामने यूएसए चाहते थे कि हर देश में भी डेमोक्रेसी होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि साइड में चाइना भी कम्युनिज्म के थ्रू ग्रो कर रहा था, और ये दुनिया को ये दिखाना था कि नहीं, डेमोक्रेसी मतलब सुपरमैन, ये कम्युनिज्म मतलब विलन। इस थॉट को ज्यादा सॉलिड बनाने के लिए यूएसए ये चाहता था कि डेमोक्रेसी स्प्रेड हो जाए। तो ये भी शायद एक मोटिव रहा होगा डेफिनेटली। उनका ये मोटिव काफी जगह पे रहा है। इराक में भी उन्होंने ये किया, सीरिया में भी ये करने की कोशिश कर रहे हैं, लीबिया जो नॉर्थ अफ्रीका में है, उधर भी उन्होंने डेमोक्रेसी बिठाई है। क्या डेमोक्रेसी है हमें पता नहीं है, लेकिन बात क्या है ना कि कुछ सोसाइटीज ऐसी होती है जहां पर डेमोक्रेसी चल ही नहीं सकती। फॉर इंस्टेंस अभी रिसेंटली एक प्यू पोल हुआ था अफगानिस्तान में, जहां पे मालूम पड़ा कि 99% पॉपुलेशन अफगानिस्तान का जो है, उन्हें चाहिए शरिया लॉ। ये सच बात है, ये सच बात है। ऐसा है तो उनका हक बनता है कि वो डिमांड करे शरिया लॉ। लेकिन जो अमेरिकन सिस्टम, जो अमेरिकन लेड गवर्नमेंट थी, उसमें शरिया लॉ नहीं था, उसमें डेमोक्रेटिक सिस्टम था एंड ऑल दैट, वेस्टर्न सिस्टम था, जो फंडामेंटली इनकम्पैटिबल है इन लोगों का जो डिमांड है उससे। और ये आपको इराक में मिलेगा, आपको अलग अलग जगह पे मिलेगा, जितने भी मुस्लिम कंट्रीज आपको वहां मिलेगा। लेकिन सद्दाम हुसैन के टाइम पे वहां पे लिविंग स्टैंडर्ड्स कितने अच्छे थे, कितना लॉ एंड ऑर्डर था। अभी डेमोक्रेसी आने के बाद देखिए कंट्री का क्या हाल हुआ है, तोड़ दिया पूरा कंट्री। सेम लीबिया में मुअम्मर गद्दाफी मॉन्स्टर था, बिल्कुल मॉन्स्टर था, डिक्टेटर था वो, लेकिन वहां पे लॉ एंड ऑर्डर और लिविंग कंडीशंस काफी अच्छे थे बिफोर द अमेरिकन इंटरवेंशन। अभी डेमोक्रेसी आने के बाद वहां पे कुछ गवर्नमेंट ही नहीं है, कुछ भी नहीं चल रहा, वहां पे स्लेव मार्केट चल रहे हैं। तो ये है डेमोक्रेसी। अभी सीरियसली किसको चाहिए? तो ये बात है। तो कुछ कल्चर्स फंडामेंटली इनकम्पैटिबल है डेमोक्रेसी से, स्पेशली द काइंड ऑफ कल्चर अफगानिस्तान में आज है। मैं कहना चाहूंगा जितने भी मुस्लिम कंट्रीज है ना, वो डेमोक्रेसी हैंडल नहीं कर सकते, उनके बस का नहीं है। अफगानिस्तान के लोग, क्योंकि जो हामिद करजाई की गवर्नमेंट थी और अफगानिस्तानी लोगों को शरिया लॉ चाहिए, तो पता नहीं क्यों तालिबान से भाग रहे हैं। भैया गले लोगो आप। उसमें लॉ एंड ऑर्डर था थोड़ा बहुत, लेकिन जस्टिस नहीं थी। फॉर इंस्टेंस अगर कोई राइटिंग करता है, दंगा करता है, तो आप लॉ एंड ऑर्डर कैसे बनाएंगे? आप राइट को बंद कर देंगे। लेकिन जस्टिस क्या होती है कि जिसने गलत काम किया, जिसने लोगों को उसको पनिश करना है, पनिश करें। राइट। अगर आप ये नहीं करेंगे, पनिश नहीं करेंगे, तो आप किसी को जस्टिस नहीं देते। सही बात है। लॉ एंड ऑर्डर, आप लॉ ऑर्डर मेंटेन कर रहे हैं, बट देयर इज नो जस्टिस। बहुत अच्छा एक्सप्लेन करा है। अफगानिस्तान में लॉ एंड ऑर्डर थोड़ा बहुत था, लेकिन जस्टिस नहीं था। जस्टिस है ही नहीं। इंस्टेंट जस्टिस है। ये मिडिवल जस्टिस जरूर होगा, लेकिन जस्टिस तो है कोई किसी किस्म का। सर, फिर से मैं मीडिया को हाईलाइट करना चाहूंगा। मीडिया आपके नैरेटिव्स बदलती है अकॉर्डिंग टू जियोपॉलिटिकल एजेंडास। मतलब एक गवर्नमेंट एक न्यूज चैनल के साथ काम कर रही है, दूसरी गवर्नमेंट दूसरे न्यूज चैनल के साथ काम कर रही है। तो ये जो राइट विंग या लेफ्ट विंग थॉट है, ऑल दिस इज मीडिया क्रिएटेड। जो आपके सोच विचार है, जो आपके ओपिनियंस है अफगानिस्तान को लेकर, तालिबान को लेकर, डिक्टेटरशिप को लेकर, अमेरिका को लेकर,
जो मीडिया आपको थॉट्स देना चाहती है वही इमेजेस, वही वीडियोस आपको दिखाएगी। जैसे मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि जो काबुल में हो रहा है वो सही है, जैसे अल जजीरा इसका बहुत बड़ा एग्जांपल है। सिर्फ एक झलक है पूरे सिचुएशन। अल जजीरा और बहुत सारी चीजें हो रही है जो मीडिया सिर्फ एक मुस्लिम नैरेटिव न्यूज दिखाता है, ये सच बात है। चीजों को समझना है आपको, फिर से जियोपॉलिटिक्स में डीप जैसे इंडिया के अंदर ये बहुत सारे न्यूज चैनल हैं, वो सिर्फ एक बीजेपी मोटिव दिखाते हैं, कुछ कांग्रेस मोटिव दिखाते हैं। ये जो लंबी यूएसए अफगानिस्तान, The nation wants to know। थोड़ा समझा दिया कि लोग पैसे बना रहे थे, जियोपॉलिटिकल एंगल्स थे वहाँ। ये सच बात है। अल जजीरा बहुत ही मुस्लिम नैरेटिव दिखाता है। देखो, मैंने हाल ही में आपको बाहर ही अभी कह रहा था, मैंने लोन सर्वाइवर मूवी देखी। हमारे पॉडकास्ट पर एक इंडियन आर्मी वेटरन आए थे, कर्नल सूबन। उन्होंने कहा था कि लोन सर्वाइवर देखिए, क्योंकि लोन सर्वाइवर से आपको वॉर का असली नेचर पता चलेगा। Really? इतनी भयानक होती है वॉर। लोन सर्वाइवर यूएस मरीन्स के बारे में, 4 यूएस मरीन्स थे जिन्होंने 100 तालिबान सोल्जर्स के साथ एक बैटल किया था, एक जंग की थी, जहां 3 यूएस मरीन्स मर गए थे और एक ने सर्वाइव किया, गलती से सर्वाइव कर गए वो। फिर आपको पता चलता है कि वॉर की ब्रूटैलिटी, जितने लोगों की जान जाते हैं, जो लोग इंजर हो जाते हैं, जिन सोल्जर्स की लाइफ बर्बाद हो जाती है वॉर के बाद। जियोपॉलिटिक्स इन चीजों को मानता भी नहीं। जियोपॉलिटिक्स डजंट केयर अबाउट द सोल्जर्स, जियोपॉलिटिक्स केयर्स अबाउट द पीपल एट द टॉप, जो पॉलिटिशियंस है, जो गवर्नेंस में है, जो हाई लेवल के इंटेलिजेंस एजेंट्स है। इट्स अबाउट देयर इंटरेस्ट, इट्स अबाउट पीआर, इट्स अबाउट लोगों के परसेप्शन। लोग आपके देश के बारे में सोचते क्या लोग अभी भी सोचे कि आप पावरफुल हो? क्या लोग अभी भी सोचे कि ये देश और ये लोग खराब है, ये लोग विलेनस है? सच आपको कभी मीडिया से पता नहीं चलेगा। तो सर, वो वॉर में हुआ क्या 2001 के बाद, जब वॉर ऑन टेरर, अफगानिस्तान वॉर शुरू हुई। मुझे अभिजीत चावड़ा की बात अच्छी लगती है कि जब रणवीर बोलता है तो अभिजीत चावड़ा बिल्कुल चुप हो जाता है। ये दैट्स वेरी प्रोफेशनल, बहुत ही प्रोफेशनल बिहेवियर है। और मोरलेस तालिबान को एलिमिनेट कर दिया अफगानिस्तान से। बहुत ही प्रोफेशनल बिहेवियर, बहुत अमेजिंग। और उन्होंने एक अफगान आर्मी को ट्रेन करना शुरू किया, और फिर धीरे धीरे तालिबान धीरे धीरे ग्रेजुअली कुछ इलाकों में वापस आने लगे, और उनको थोड़ा बहुत टॉलरेट किया उन्होंने। ऑफ कोर्स थोड़ा बहुत फाइटिंग भी किया, जैसे आपने बात की वो उस इंसिडेंट की। आई थिंक 2-3 हजार अमेरिकन सोल्जर्स ओवरऑल मर गए हैं इस पूरे कॉन्फ्लिक्ट में। अफगान सोल्जर्स तो बहुत ही मरे होंगे। तो ये सब चलता रहा धीरे धीरे, और उन्होंने धीरे धीरे तालिबान को वापस आने दिया। लेकिन एक और चीज हुई, जब बहुत सारे मुजाहिदीन पाकिस्तान चले गए थे, तो वहां पर भी कुछ तो एक्शन लेना पड़ेगा, ऐसा उन्होंने डिसाइड किया। तो अमेरिकन ने थोड़े बहुत ड्रोन स्ट्राइक्स करना शुरू कर दिया नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस में, जो पाकिस्तानी इलाका है जहाँ पे पश्तून मेजोरिटी है। और फिर पाकिस्तानी आर्मी ने भी वहां पर एक्शन लेना शुरू किया, ऑपरेशन शुरू कर दिए। और उन्होंने क्या किया कि उन्होंने लोगों के ऊपर बहुत सारी ब्रूटलिटी की, उन्होंने विलेजेस जला दिए, लोगों को मार दिया। तो फिर वहां पर भी रेबेलियन शुरू हो गया, और वहां पर जो लोकल मुजाहिदीन थे एक्सेट्रा जी सब जो लोग थे, उन्होंने एक नया तालिबान खड़ा किया, तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान। ये 2003 और 2005 के बीच की बात है। ये अलग तालिबान है, ये पाकिस्तानी तालिबान है। अच्छा, एक अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन है, उसके अंदर बहुत सारे छोटे छोटे टेररिस्ट और रेजिस्टेंस आउटफिट्स है, जिनका मकसद है पाकिस्तान से ये तो ऐसे ग्रुप बना रहे जैसे हमारे स्कूल में नहीं होता है, तक्षशिला, नालंदा इलाके को और पाकिस्तान से अलग करना। मेरे स्कूल में ग्रुप होता था, ये तक्षशिला है, ये पंचशिला है, ये नालंदा है, ये साले अलग ही ग्रुप बना है। मानते नहीं है, तो ये उसका ये बैक स्टोरी है। तो ये तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान, उसमें अलकायदा भी आ गया है थोड़ा बहुत, उसमें थोड़ा बहुत आईसिस भी आ गया है। ये कितना खुश है, ये आदमी कितना खुश है। उन्हें ऐसे टैग्स दिए, What the hell? उनका आइडियोलॉजी मोर और लेस सेम है, उनके ऑब्जेक्टिव्स बहुत सिमिलर है। लेकिन जो पाकिस्तानी तालिबान है, उसमें बहुत सारे छोटे छोटे आउटफिट्स है और बहुत सारी इंटरनल राइवलरीज है। तो कभी कभी वो आपस में लड़ते हैं, कभी कभी वो पाकिस्तान से लड़ते हैं, कभी कभी आईएसआई से कोऑपरेट करते हैं। और उनका अफगान तालिबान जो मेन तालिबान है, उनसे भी इतना अच्छा रिलेशनशिप नहीं है। तो बहुत कम्प्लेक्स सिचुएशन है ये। तो आपने वो सुना होगा वो हॉरिबल इंसिडेंट जिसमें कोई स्कूल के बहुत सारे बच्चे मर गए थे, ये पाकिस्तानी तालिबान ने किया था वो काम। ये टेररिस्ट आउटफिट है, लेकिन अभी एक आदमी का अपने लोगों को मार दिया, फ्रीडम फाइटर है। तो ये अपने फ्रीडम के लिए लड़ रहे हैं, लेकिन उनके जो टैक्टिक्स है वो क्लियरली इतने एथिकल टैक्टिक्स नहीं है। लेकिन ये मतलब उन्होंने अपने लोगों को ही मार दिया। व्हाट ए लॉजिकल स्टफ। पाकिस्तान तालिबान, तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान। तो ये सब हो रहा था। फिर इन्होंने ओसामा बिन लादेन को मार दिया 2011-12 में।
फिर उनको चले जाना चाहिए था अफगानिस्तान से, लेकिन वो और 10 साल रुके वहां पे क्योंकि उनको और पैसे बनाने थे। लेकिन तब तक जियोपॉलिटिकल सिचुएशन पूरा बदल गया। अब चाइना का राइज हो गया, 2008 में बीजिंग ओलंपिक्स होता, उसके बाद चाइना का राइज बहुत प्रोमिनेंट हो गया था। तो उनका राइज बढ़ने लगा, उनका जीडीपी एक्सेट्रा सब कुछ बढ़ने लगा, और ये बहुत जेन्युइन कंपेटिटर बन गया टू द सुपर पावर पोजीशन अमेरिका के लिए। और फिर चाइना ने पाकिस्तान को अपने ऑर्बिट में ले लिया। तो पाकिस्तान एसेंशियली अमेरिका और चाइना दोनों को प्ले कर रहा था, लेकिन धीरे धीरे चाइना की ओर जाने लगा क्योंकि चाइना पाकिस्तान को पैसे दे रहा था। बिल्कुल पैसे की बात है और कुछ नहीं है। ये जो जनरल्स है जो पाकिस्तान आर्मी और पाकिस्तान के नेशन को चलाते हैं, उनको पैसा चाहिए। तो चाइनीज कोई एथिक्स नहीं है सालों का, नो एथिक्स। तो अभी पाकिस्तान आज के नो मोरल वैल्यू, पूरा का पूरा चाइनीज सैटेलाइट बन गया है। लेकिन उस टाइम पे धीरे धीरे हो रहा था, यू कुड सी दिस हैपनिंग। और चाइना का राइज होने के साथ अमेरिका को ये थ्रेटन्ड फील होने लगा, और उस टाइम पर इंडिया और यूएस के भी रिलेशनशिप अच्छा होने लगा। तो पूरा जियोपॉलिटिकल रीअलाइनमेंट, जियोपॉलिटिकल शिफ्ट होने लगा उस टाइम पे। तो अब पाकिस्तान से ज्यादा इंडिया की जरूरत पड़ने लगी अमेरिका को, क्योंकि एशिया में एक ही देश है जो चाइना को काउंटर बैलेंस कर सकता है, वो है भारत। तो अब अमेरिका को अगर अपना सिस्टम जारी रखना है वर्ल्ड में, तो उनको इंडिया के साथ अलायंस करना जरूरी पड़ गया। यही लॉजिक है कि मेरे दुश्मन का दुश्मन मेरा दोस्त है। क्या बात है यार। लोगों को जियोपॉलिटिक्स के बारे में ये चीज जाननी चाहिए कि जियोपॉलिटिक्स में कोई भी किसी का दोस्त नहीं होता, किसी का दुश्मन नहीं होता। बस अपने खुद के अकॉर्डिंग वो अपने दोस्त या दुश्मन को सिलेक्ट करते हैं, और सिचुएशन के अकॉर्डिंग। क्या बात है। जियोपॉलिटिक्स में चीजें बदलती रहती है, और ये बदलाव हमें कैसे दिखाई देते हैं न्यूज में कि हाँ यहाँ ये अटैक हो गया, यहाँ ये जंग हो रही है, यहाँ तालिबान ने टेक ओवर किया। जहाँ जियोपॉलिटिकल शिफ्ट्स हो रहे हैं वहाँ वैक्यूम्स बन जाते हैं, और जहाँ वैक्यूम्स बन जाते हैं वहाँ जंग होती है। बिल्कुल बिल्कुल। और आपको अगर जानना है कि क्या एक्चुअली क्या हो रहा है, तो आपको कभी कभी न्यूज रिपोर्ट्स के बिटवीन द लाइंस पढ़ना पड़ता है, और थोड़ा बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन होगा तो थोड़ा और समझता है। और आर्मी के लोगों से बात करनी चाहिए। आर्मी के लोगों का एक स्पेसिफिक पर्सपेक्टिव होता है। आप इट डिपेंड्स कि आप कौन से लेवल पे राइज किया है आर्मी में। कुछ लोग बहुत ही टैक्टिकली देखते हैं दुनिया को, थ्रू द प्रिज्म ऑफ टैक्टिक्स। अगर आप किसी जनरल से बात करेंगे तो थोड़ा स्ट्रेटेजिकली देखेंगे दुनिया को। तो उनका एक ट्रेनिंग होता है कि आप कैसे किसी प्रॉब्लम को अप्रोच करते हैं। तो आप आर्मी के लोगों से बात करेंगे, वेटरन से, तो उनका एक बहुत ही स्पेसिफिक तरीका आपको मालूम पड़ेगा अगर आप बार बार करेंगे तो। कि एक बहुत ही स्पेसिफिक पैटर्न है उनका थॉट का। ये बहुत ही यूजफुल भी होता है, लेकिन कभी कभी ये पॉलिटिशियंस का माइंडसेट समझ नहीं पाते हैं। कभी कभी कुछ आर्मी के लोग ऐसे मैं देखा है कि वो पॉलिटिशियंस का जो माइंडसेट है वो समझ नहीं पाते। वो हर चीज को एक टैक्टिकल एंड स्ट्रेटेजिक प्रिज्म से देखते हैं। शायद आर्मी में इतनी ज्यादा देशभक्ति होती है, इतना ज्यादा डिसिप्लिन होती है। हाँ, डिसिप्लिन पेट, वो इतने अच्छे होते हैं, उनका दिल शायद इतना साफ होता है कि वो ये मानते हैं कि पूरी दुनिया इतनी साफ है। पर पॉलिटिशियंस और जो टॉप गवर्नेंस पे लोग होते हैं, उनका दिल शायद साफ नहीं होता। आप किसी भी देश में देखेंगे ना, जो फॉरेन अफेयर्स का जो मिनिस्टर होता है और जो डिफेंस मिनिस्टर होता है, वो यूजुअली आर्मी के नहीं होते हैं, वो कहीं और से होते हैं। उनका कुछ और बैकग्राउंड होता है। फॉर इंस्टेंस वियतनाम वॉर के समय पे जो यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे, वो रॉबर्ट मैकनमारा थे। वो एक सीईओ थे, बहुत सक्सेसफुल। उनका आर्मी में कुछ भी बैकग्राउंड नहीं था, कुछ भी मिलिट्री बैकग्राउंड नहीं था, लेकिन वो फिर बहुत बड़ा रोल प्ले किया उन्होंने वियतनाम वॉर में। और ये हमेशा पैटर्न रहा है कि अगर आप आर्मी में हैं तो आप हर सिचुएशन को एक स्पेसिफिक तरीके से देखते हैं। लेकिन अगर आप सीईओ है या कुछ और है, तो आपको थोड़ा होलिस्टिक नजरिया मिलता है। और हमेशा ऐसे लोग को इन बड़ी बड़ी सिचुएशन में ऊपर रखा जाता है। दैट इज व्हाट आई हैव सीन हमेशा। तो ये एक अलग चीज है। हम अफगानिस्तान की बात करें, लेकिन एक इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन है। नहीं सर, इन्हीं कॉन्वर्सेशन से लोग सीख सकते हैं दुनिया के सच के बारे में। आई मीन अभी आजकल कोविड की वजह से पूरी दुनिया का सच सामने निकल कर आ रहा है, तो आई फील पीपल नीड टू नो दीज ट्रूथ्स। पर सर, अफगानिस्तान की बात फिर से करेंगे तो 2010 से 2021 इस पीरियड में क्या हुआ अमेरिका और अफगानिस्तान के बीच? हाँ, तो अगर आप जियोपॉलिटिकल चेंज देखना चाहेंगे तो आपको डेकेड बाय डेकेड देखना है। आप अगर ईयर बाय ईयर देखेंगे तो आपको कुछ चेंज दिखेगा नहीं। तो इस डेकेड में क्या हुआ कि जियोपॉलिटिकल रीअलाइनमेंट हो गया, चाइना का राइज हो गया। हाँ सर, उसामा बिन लादेन को भी मारा गया था इस फेज में। हाँ, 2011 या 12 में उसका वो काम हुआ, उसको मार दिया उन्होंने। आपको लगता है उन्होंने सच में मारा है कि न्यूज में बताते हैं? उन्होंने कभी एविडेंस दिखाया नहीं है।
अगर हम कुछ करते हैं तो वो लोग बोलेंगे कि एविडेंस दिखाओ, लेकिन उन्होंने कभी एविडेंस दिखाया नहीं है कि ओसामा को मारा उन्होंने। सिर्फ एक फोटो दिखाई है ना। लोग कहते हैं कि ये कंस्पिरेसी थियरी है कि शायद उन्हें नहीं मारा, ये सिर्फ कन्वीनियंस के लिए बताया पब्लिक को कि हाँ मारा गया है, बट नो वन नोज द ट्रूथ। ये पॉसिबिलिटी डेफिनेटली है, क्योंकि मैंने कोई ऐसा इमेज दिखा नहीं है, मैंने शायद ढूंढा नहीं, मुझे इतना इंटरेस्ट नहीं था, लेकिन ये पॉसिबिलिटी है कि कुछ और ही हुआ होगा। लेकिन उन्होंने ओसामा को मारा 2011 या 12 में, बताया कि ओसामा को उन्होंने बोला, उन्होंने डिक्लेयर किया, ओबामा ने आके बोला कि हमने उसे मार दिया है, ठीक है। तो ये हुआ। अब इस टाइम पर चाइना का बहुत जोर से राइज हो रहा था, पाकिस्तान चाइनीज ऑर्बिट में जा रहा था, और अमेरिका को ये अफगानिस्तान सिचुएशन बहुत बड़ा डिस्ट्रैक्शन बनने लगा उनके लिए। धीरे 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 उनका कितना सारा रिसोर्सेज अफगानिस्तान में ट्रैप्ड था, और उनका एक्चुअल थ्रेट साउथ चाइना सी में था और चाइना के ऑर्बिट में था। मतलब चाइना के पैसों का थ्रेट था, पैसों का थ्रेट था, और उस पैसे से चाइना इतनी बड़ी नेवी बना रहा है कि अभी यूएस का साउथ चाइना सी में जाना थोड़ा डेंजरस हो गया है। मतलब अगर यूएस नेवी वहां गई तो शायद जंग हो सकता है जहां चाइनीज नेवी जीत सकती है। बिल्कुल, क्या? चाइनीज नेवी उनको बहुत जोर से आउटनंबर करेगी। और शायद जो पैसा अफगानिस्तान में खर्च हो रहा था, यूएसए को लगा नहीं अभी इतना पैसा यहाँ नहीं खर्च करना है, अगर चाइना के साथ वॉर होने वाली है तो उसके लिए प्रिपेयर करना है हमें। आई थिंक पैसा तो वापस यूएस में आ रहा था उस टाइम पे, लेकिन अफगानिस्तान बहुत बड़ा डिस्ट्रैक्शन बन गया था। उनका बहुत सारा फोर्सेस और एनर्जी उसमें उस जगह पे फोकस था जो उनको कहीं और डालना था। तो इवेंचुअली इसके लिए उन्होंने इस विड्रॉल का डिसीजन लिया है। इट लुक्स ह्यूमिलिएटिंग, लेकिन उनका लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म में कोई डिसीजन बुरा लग सकता है। अभी आप देखेंगे तो हर हफ्ते कुछ ना कुछ नया हो रहा है, हर दिन कुछ नया हो रहा है, और अमेरिका आज बहुत बुरा लग रहा है, बहुत वीक लग रहा है। पता है नहीं, मुझे नहीं लगता है। इस पॉडकास्ट I do not agree with this. वेटरन्स आए हैं, ठीक है, और मैं आपको बताऊंगा क्यों। आर्मी मैन से बात करो, वो ब्रिटिश आर्मी मैन हो सकता है, इंडियन हो सकता है, ऑफ कोर्स यूएस में भी सेम लॉजिक। क्योंकि यार कोविड का टाइम अभी हिट हुआ है, हर कंट्री की जीडीपी गिरी हुई है, इतना $1 ट्रिलियन पैसा जा रहा है। तो आई थिंक अगर उसको विड्रॉ किया है ना, तो वो पैसा जो है यूएस के सिटीजन पे इस्तेमाल हो सकता है। मैं एज अ यूएस सिटीजन के पॉइंट ऑफ व्यू से ये कहना चाह रहा हूँ, क्योंकि हम बहुत टैक्स पे करते हैं। मैं आपको सच बताऊँ कि अगर मैं एक महीने का 2-3 लाख कमाता हूँ, तो मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ आपको, तो मुझे कम से कम टैक्स 50-60 हज़ार रुपये देने होते हैं महीने के। बहुत ज्यादा, 50-60 हज़ार लोगों की सैलरी नहीं होती इंडिया में भाई। कोई ना कोई पॉलिटिकल एजेंडा है, और जो मीडिया में बताया जा रहा है लोगों को कि ऐसे एक बड़ी आर्मी ट्रेन की गई थी, और इनके लिए, वो आर्मी के लिए यूएसए आर्मी ने वेपन्स छोड़े थे, मशीनरी छोड़ी थी, टैंक्स छोड़ी थी। ये हो ही नहीं सकता, क्योंकि आर्मी लोग इतने ज्यादा ऑर्गेनाइज्ड होते हैं, वो पागल नहीं है कि इतना सारा वेपनरी ऐसे ही कोई वीक आर्मी के लिए छोड़ देंगे। तो सर कहा जाता है कि अफगानिस्तान आर्मी एक्चुअली आर्मी नहीं है, वो सिर्फ ऑन पेपर आर्मी है। हमें कहा जाता है कि 100,000 यानी कि 1 लाख सोल्जर्स का फोर्स है, बट काफी सारे सोल्जर्स वहाँ ऑन पेपर सोल्जर्स हैं, ऐसा कुछ कहा जाता है। मैंने सुना कि 3 लाख सोल्जर्स थे पेपर पे, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, ऐसा कुछ सुना था मैंने, लेकिन एक्चुअली ऑन द ग्राउंड कुछ 92-93,000 थे। और ये भी कहा जाता है कि 2010 से 20 तक यूएसए आर्मी ने इन सोल्जर्स को बहुत ज्यादा अच्छे से ट्रेन किया। तो जब ये तालिबान टेक ओवर हो रहा था, आई थिंक उसके स्टार्ट में तालिबान लीडर्स ने कहा 30 to 60 डेज लगेंगे काबुल तक पहुंचने के लिए, और 3 दिन में वहां पहुंच गए। 3 दिन में पहुंच गए। मतलब इतनी ज्यादा वीक आर्मी थी, इतना ज्यादा कम ट्रेन किया यूएसए की आर्मी ने इनको। ये मशीनरी तालिबान के लिए छोड़ी गई थी या अफगानिस्तान आर्मी के लिए? देखिए, आप जियोपॉलिटिकल प्लानिंग करते हैं ना, आपको 10 साल आगे का प्लान करना पड़ता है। अभी अमेरिका ने कुछ तो सोचा है कि अफगानिस्तान में अगले 10 साल में क्या होगा। अफगानिस्तान को बोलते हैं ग्रेवयार्ड ऑफ एम्पायर्स। वहां पे ब्रिटिश हार गए, रशियंस हार गए, अभी अमेरिकन भी सपोजिटली हार गए हैं। अब शायद ये सोच रहे हैं कि चाइना को इसमें इन्वॉल्व करेंगे और चाइना को पूरी तरह से ट्रैप कर देंगे, जैसे यूएसएसआर ट्रैप हो गया था। और पाकिस्तान ने यूएस को इतना ब्लीड किया है 20 साल तक, उसका भी कुछ तो उनको पे बैक देना है। ब्लीड कैसे किया? ये कि टेररिस्ट का ख्याल रखा है, तालिबान को इतना सा शेल्टर दिया उन्होंने इतने 20 साल तक, और चाइना के साथ फ्रेंडशिप करी, और चाइना के साथ फ्रेंडशिप कर दी। मतलब हर साइड को खिलता है पाकिस्तान। मतलब यूएसए अब पाकिस्तान का एनिमी बन चुका है। अनफॉर्चुनेटली सिचुएशन क्या है ना कि जो वेस्टर्न कंट्रीज है, जैसे यूएस और यूके स्पेशली, उन्होंने पिछले 60-70 साल में बहुत सारे टेररिस्ट आउटफिट्स खड़े किए हैं और उनको अलग अलग तरीके से यूज किया है। इन सारे टेररिस्ट आउटफिट्स में सबसे बड़ा टेररिस्ट आउटफिट है पाकिस्तानी आर्मी। उनको पूरा एक हिस्सा दे दिया हमारे देश का।
उसका यूज इतना रहा नहीं है यूएस को, तो शायद अब कुछ नया सोच रहे हो, क्योंकि अगर चाइना को अफगानिस्तान में इंटैंगल करना है तो इस जगह में बहुत सारी इंस्टेबिलिटी होनी चाहिए, क्योंकि वहाँ पावर वैक्यूम हो जाएगा और चाइना उस वैक्यूम को भरने के लिए वहाँ आ जाएगा। हाँ। क्योंकि चाइना की एक्सपेंशनिस्ट मेंटालिटी है कि हमें और भी देश को टेक ओवर करना है, यहाँ भी ये भी चाहिए वो भी चाहिए। चाइना को अपना इन्फ्लुएंस बढ़ाना है और उनके 2-3 ऑब्जेक्टिव है अफगानिस्तान में। पहली बात है कि वो जो बेल्ट एंड रोड का जो उनका इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोग्राम है, हाँ। उसको अफगानिस्तान के थ्रू राउट करना चाहते हैं। वो मेन गोल है चाइना का। करना चाहूंगा कि वॉर्स आर वन और लॉस बेस्ड ऑन लॉजिस्टिक्स। जितनी आपकी लॉजिस्टिकल स्ट्रेंथ होगी उतना ज्यादा लाइक्लीहुड है कि आप एक जंग जीतेंगे। तो जितने अच्छे आपके लॉजिस्टिक्स होंगे, जितने अच्छे आपके रोड्स होंगे, आपके पाथवेज होंगे, शायद उतना ज्यादा पावर आपको मिल जाता है। तो चाइना ये चाहेगा कि हाँ, अगर अफगानिस्तान में वैक्यूम है तो वहां भी एक रोड बना देते हैं, ताकि कल जाके पाकिस्तान को हराना पड़े या इंडिया को हराना पड़े तो आसानी से पाकिस्तान में अफगानिस्तान के थ्रू एंट्री कर सकते हैं। Wars are won on the basis of logistics. Power is gained on the basis of logistics. आपका जितना इंफ्रास्ट्रक्चर है कम्युनिकेशन का, ट्रांसपोर्टेशन का, उतना आपका पावर बढ़ेगा, उतना आपका इन्फ्लुएंस दूर जाएगा। तो ये सब काम कर रहा है चाइना, और वो अफगानिस्तान के थ्रू काफी सारा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना चाहता है। दूसरी बात है, अफगानिस्तान में बहुत सारे मिनरल्स है, लिथियम है, कॉपर है, बहुत कुछ है, उसको एक्सट्रैक्ट करना चाहता है चाइना। पैसा। आपको लगता है कि यूएसए ने भी अफगानिस्तान में इसलिए इन्वेड किया था? नहीं, यूएसए ने वो पुराने जो ऑब्जेक्टिव्स हमने यूएस ने बिल्कुल भी माइनिंग नहीं किया अफगानिस्तान में, तो उनका कुछ और ही ऑब्जेक्टिव था। शायद वो मनी लॉन्ड्रिंग और अलग अलग चीजें, मनी लॉन्ड्रिंग और पीआर, खुद का पीआर। हाँ, अच्छा लगना चाहिए। यस, कि लोगों को लगना चाहिए कि हम बैड बॉयज हैं दुनिया के, एज इन हम गुड बॉयज हैं। वी आर द गुड बैड बॉयज, बिग सुपर कॉप। तो चाइना के 2-3 ऑब्जेक्टिव्स है। पहली बात तो ये इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना है, दूसरा माइनिंग करना है, और तीसरा वहां से उनको स्पिल ओवर नहीं चाहिए टेररिज्म का इनटू शिनजियांग, क्योंकि अफगानिस्तान और शिनजियांग प्रोविंस बाजू में नेबर, उनका कॉमन बॉर्डर है। शिनजियांग में आप हम सब जानते हैं चाइना क्या कर रहा है उइगुर लोगों के साथ। तो अगर तालिबान का उनके साथ बहुत, और अफगानिस्तान या पाकिस्तान कुछ नहीं बोलता। बिल्कुल। तो अभी अगर तालिबान की वहां पर विजय हो गई अफगानिस्तान में, तो उइगुर लोगों में भी कॉन्फिडेंस बढ़ेगी, और वहां पर ऑलरेडी इंसर्जेंसी चल रही है, एंटी चाइना इंसर्जेंसी, तो उसको और बढ़ावा मिलेगा। तो अगर चाइना तालिबान से हाथ मिला लेता है तो थोड़ा ये ठंडा हो जाएगा। तो इनका ये भी ऑब्जेक्टिव है। 3-4 ऑब्जेक्टिव्स है इसमें। अभी यूएस का क्या ऑब्जेक्टिव है कि चाइना को कैसे तो करके ट्रैप करना है वहां पे। तो उसको ट्रैप करने के लिए पहले अंदर तो लाओ। तो अभी कुछ साल के लिए शांति करो अफगानिस्तान में, तालिबान को अपना पूरा पावर एस्टेब्लिश करने दो, अपना पावर असर्ट करने दो, और चाइना के साथ अच्छा रिलेशनशिप करने दो, चाइना का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है बढ़ने दो वहाँ पे, और बाद में कुछ लफड़ा कर दो वहाँ पे, कुछ जंग कर दो। ये ड्यूरेंट लाइन का मामला ओपन करो फिर से। शायद उसके वो फेज के लिए यूएसए शायद फिर से तालिबान को सपोर्ट करे, ब्लेसिंग्स देगा कि जाओ कुछ करो अभी चाइना में। इस बार तालिबान को ये लोग शायद यूज करेंगे एज अ प्रॉक्सी। शायद तालिबान को ये वॉर आउटसोर्स करेंगे यूएस, इसीलिए इन्होंने इतना सारा एम्यूनिशन, आर्म्स, वेपनरी, टैंक्स, हमवीज, हेलीकॉप्टर्स, ड्रोन्स, क्या क्या नहीं दे दिया। अराउंड 2-3 ट्रिलियन डॉलर्स वर्थ का उन्होंने पूरा ये आर्सेनल दिया है तालिबान को। अभी आज अगर आप न्यूज देखेंगे तो आईएसआई का चीफ काबुल में है, और वो पंजशीर वैली कौन है चीफ कर रहा है हेलीकॉप्टर्स के थ्रू। तो पंजशीर का जो रेजिस्टेंस है वो खत्म हो जाएगा अनफॉर्चुनेटली, सैडली। तो अभी इमीडिएट ऑब्जेक्टिव क्या है? आई थिंक हम जब वीडियो देख रहे हैं तो पंजशीर पे ऑलरेडी तालिबान ने टेक ओवर कर लिया है। चाइना को अंदर खींचो, बाद में 3-4-5 साल दे हैव ऑलरेडी टेकन ओवर पंजशीर। गेम खेलो। जियोपॉलिटिक्स का गेम बहुत लंबा होता है, आजकल में कुछ होगा नहीं। आजकल अगर आप डे बाय डे देखेंगे तो बहुत वॉलेटिलिटी मिलेगी आपको, लेकिन अगर आप लॉन्ग टर्म उसको ऑब्जर्व करेंगे तो आपको पैटर्न्स दिखने लगेंगे। तो मेरे हिसाब से ऐसा कुछ चल रहा है। आई एम नॉट प्रिवी उनके माइंड में क्या है, लेकिन अगर आप हिस्ट्री देखेंगे तो ऐसे पैटर्न्स बहुत मिलते हैं। आई फील कि मेजर गौरव आर्य के साथ जो इंग्लिश पॉडकास्ट पर एपिसोड किया था, उसमें सर ने एक बहुत बढ़िया बात कही थी कि अगर आप चाइना की हॉट वॉर हिस्ट्री देखोगे, वो एक भी जंग जीते। हॉट वॉर में उनका प्रावस नहीं है, वो अच्छे नहीं है, उनका टैलेंट वो नहीं है, उनका टैलेंट है पैसा बनाना। वो बिजनेसमैन अच्छे होते हैं। तो जहाँ पैसों की अपॉर्चुनिटी है वहाँ चाइना चले जाएगा। वॉर नहीं करना चाहता, पैसा बनाना चाहता है, एक्सपेंशन करना चाहता है चाइना। तो उस पैसों के लालच से यूएसए कह रहा है चाइना को कि आ जाओ,
करो इन्वेट। अगर मछली को अंदर लाना तो पहले ब्रेक तो देना पड़ेगा ना। और चाइना एज यू सेड बहुत ही रिस्क अवर्स कंट्री है। उनके पिछले 100 साल देखेंगे आप तो एक भी उन्होंने बड़ी जंग जीती नहीं है, छोटी मोटी एक दो जीती है अगेंस्ट इंडिया बिकॉज ऑफ नेहरू एंड सो ऑन, लेकिन ओवरऑल उनका ट्रैक रिकॉर्ड बहुत बुरा है। लेकिन वो ये जंग जीतना चाहते हैं विदाउट फायरिंग अ सिंगल बुलेट। तो ये उनका स्ट्रेटेजी है और उसका उनका 100 साल का प्लान है। उनका वर्ल्ड डोमिनेशन का ही प्लान है चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी का। और अभी यूएस उसको शायद इस तरह से शायद काउंटर करना चाहता है। तो ये लंबा गेम है, इसमें इंडिया भी इन्वॉल्व होगा इवेंचुअली बिकॉज इंडिया इज द मेजर पिवट पॉइंट। सर इंडिया का क्या रोल है इस पूरे सिचुएशन में? तो इंडिया ने पिछले 20 साल में अफगानिस्तान में काफी सारा $2-3 बिलियन का इन्वेस्टमेंट किया है इंफ्रास्ट्रक्चर एक्टिविटीज में। टिपिकली जब चाइना किसी कंट्री में इन्वेस्ट करता है तो ये पावर प्ले होता है। वो जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर बनाएंगे वो एक्चुअली चाइना को बेनिफिट करेगा। अब इंडिया ने जो इन्वेस्टमेंट्स की है अफगानिस्तान में ये सारे एग्रीकल्चरल इन्वेस्टमेंट्स है, डैम बनाया है बहुत बड़ा और उनका पार्लियामेंट बनाया है एंड सो ऑन। तो ये सारे जो इन्वेस्टमेंट्स इंडिया ने किए हैं वो एक्चुअली अफगान लोगों को बेनिफिट करेंगे, इंडिया को बेनिफिट नहीं करेंगे। और इसकी वजह से पिछले जो 20 साल में इंडिया ने किया है उसके कारण से इंडिया की तरफ काफी सारा वार्मथ है अफगानिस्तान में, पश्तूनों में स्पेशली। और मेजोरिटी 99% तालिबान पश्तून है। तो बहुत सारे तालिबान में भी इंडिया की तरफ थोड़ा बहुत तालिबान ने ये इंडिया को रिक्वेस्ट करा है कि आप आओ और आपने जो प्रोजेक्ट रोका हुआ है उसको कंटिन्यू करो, ये बोला है। अभी तक इंडिया ने रिस्पॉन्ड किया नहीं है, मुझे पता नहीं कि रिस्पॉन्ड किया है कि नहीं किया तो बताना मुझे। इवेंट्स बहुत जल्दी चल रहे हैं, अभी कुछ मत करो, थोड़ा दूर बैठो, देखो, पैटर्न्स पकड़ो और लॉन्ग टर्म गेम खेलो। लॉन्ग टर्म हमारा ऑब्जेक्टिव क्या होना चाहिए कि हमारे जो बाजू में पड़ोस में जो टेररिस्ट स्टेट है उसको हम डिफैंग करें, उसका हम विश निकाल दें। और उनका विश क्या है? पाकिस्तान आर्मी है, जो पाकिस्तानी पब्लिक के लिए भी बहुत बड़ा बर्डन है। सही बात है। नहीं पर पाकिस्तान आर्मी बहुत, पाकिस्तान में बहुत चेरिश करते, कह रहे हमारी आर्मी तो बहुत अच्छी है, ये वो है। कोई नफरत नहीं है, कोई दुश्मनी नहीं है, लेकिन पाकिस्तान आर्मी पूरी दुनिया में एक बहुत बड़ा बोझ है, आईएसआई और पाकिस्तान आर्मी। मैंने एक पाकिस्तानी अंकल से बात करी थी यहाँ पे, उन्होंने कहा था कि नहीं भाई आर्मी तो हमारी बहुत अच्छी है, हम तो उनको सर पे रखते हैं, अगर आर्मी नहीं होती तो सरकार कब का लूट लेती। ये सच में यहाँ के पाकिस्तानियों ने बोला है मुझे। लेकिन अगर अभिजीत छावड़ा ने शायद किसी पाकिस्तानी से बात करी नहीं है पर मैंने करी है। आइडियल सिनेरियो क्या है नेक्स्ट 10 साल में कि पाकिस्तान के 2-3 अलग इंडिपेंडेंट स्टेट्स बने, बलोचिस्तान, सिंध, पंजाब, कश्मीर वापस भारत में आए, पश्तूनिस्तान वापस अफगानिस्तान में जाए पीसफुली। आई होप इट इज पीसफुल। उन सारे प्रांतों के लोगों के लिए भी बहुत अच्छा होगा ये। तो हमें किसी न किसी तरह से ये इंजीनियर करना है। तो भारत को क्या करना है कि हमें तालिबान को इवेल्युएट करना है। अब हम हमारा प्रॉब्लम क्या है कि हम पूरी दुनिया को गांधी जी के नजरिए से देखते हैं। क्यों ना हम श्री विष्णुगुप्त चाणक्य के नजरिए से देखें दुनिया को। अब विष्णुगुप्त चाणक्य क्या करते हैं अफगानिस्तान में? अभी तो चुपचाप बैठ के देखते हैं अभी क्या हो रहा है, कौन ऊपर आ रहा है। और फिर तालिबान का कब्जा होने वाला है पूर्ण तरह से अफगानिस्तान में, वो शरिया लॉ बिठाने वाले हैं। अब देखिए ओमान, यूएई, सऊदी अरेबिया, यहाँ पर भी शरिया लॉ है। एग्जैक्टली। और भारत का इन सारे देशों से एक्सट्रीमली अच्छे रिलेशंस है। तो क्यों ना हम तालिबान के साथ भी, तालिबान लेड अफगानिस्तान के साथ भी कंस्ट्रक्टिव रिलेशनशिप बनाए। हमारा शरिया लॉ से कोई लेना देना नहीं है, हमें उससे कोई आपत्ति भी नहीं है। उनका देश है, उनकी मर्जी क्या करे, लेकिन हमारा उनसे कोई दुश्मनी का इतना स्कोप नहीं है। और तालिबान ने ये प्रोनाउंसमेंट भी किया है कि वो इंडिया में इंटरफेयर नहीं करना चाहते। मेरा मानना ये है कि तालिबान का एक ही ऑब्जेक्टिव था कि अफगानिस्तान पर रूल करे अपने तरह से, वो कहीं और कुछ करना नहीं चाहते थे। ये पाकिस्तान ने उनको खींच लिया इस चीज में, उसामा आ गया, ये सब हो गया, इसकी वजह से उनका ये पिछले 20 साल बहुत। अभिजीत छावड़ा बहुत नॉलेजेबल है, बहुत ज्यादा नॉलेजेबल है। मैं 3 चीज़ों को हाईलाइट करना चाहूँगा। पहले कि जब हम ये सब चीज़ें कह रहे हैं, हम किसी भी इंसान के एक्शंस को डिफेंड नहीं कर रहे, ये जियोपॉलिटिक्स के नज़रिए से बता रहे हैं इन चीज़ों को कि इंडिया शुड बी फ्रेंड विद तालिबान वगैरह। दूसरी चीज़, मुझे पता है कि इस पॉडकास्ट पर बहुत सारे पाकिस्तानी लिसनर्स हैं, तो ये फिर से आपके
सोच विचारों का रिफ्लेक्शन नहीं है जो भी चीज़ हम पाकिस्तान के बारे में कह रहे हैं. ये अपर पॉलिटिकल लीडरशिप, आर्मी की लीडरशिप और अगेन जियो पॉलिटिकल नज़रिए से इन सब बातों का जिक्र हो रहा है. और तीसरी चीज़ फिर से, जो चीज़ों को आप सोशल मीडिया पर देखते हो वो भी सोशल मीडिया भी मीडिया होता है एट द एंड ऑफ द डे. एंड इट कैन ड्राइव योर नैरेटिव्स, इट कैन ड्राइव योर एको चेम्बर्स, जो भी आपके खुद के सोच विचार है. अगर आपको तालिबान को एक विलेन के नज़रिए से देखना है तो फिर सोशल मीडिया आपको और भी ज़्यादा वो चीज़ दिखाएगा. अगर आपको तालिबान एक हीरो की तरह से देखना है तो सोशल मीडिया आपको वो ज़्यादा दिखाएगा. अगर ये कॉन्सेप्ट को ज़्यादा जानना है, सोशल डिलेमा देखिए. उस डॉक्यूमेंट्री में दिखाया गया कि सोशल मीडिया आपके दिमाग को कंट्रोल कैसे करता है. तो जो भी ये वीडियोस आप देख रहे हो कि एक प्लेन से कोई जंप कर रहा है, फिर वो वॉल के उस पार बेबीज को फेंक रहे हैं, ये असल में हो रहे हैं, ऐसी चीज़ें हो रही हैं. ठीक है, एंड दिस इज़ वेरी बैड. ये ह्यूमन सफरिंग है और ह्यूमन सफरिंग को हम भी मानते हैं. बट ये अफगानिस्तान की सिर्फ एक झलक है, क्योंकि जो आपने कहा कि एक पोल हुआ था जहां शायद मोर देन 90% ऑफ द कंट्री, 99% ऑफ द कंट्री जो रूरल एरियाज में है, जो काबुल के बाहर है, शायद काबुल के अंदर भी, वो लोग भी शायद ये चाहते हैं कि तालिबान इन पावर रहे. हाँ, ये सच बात है. 40 साल से ऑलमोस्ट अफगानिस्तान दूसरे देशों के पावर में रहा है और दूसरे देशों की वजह से एकदम नष्ट हो चुका है. शायद अफगानिस्तान के लोग भी ये चाहते हैं. हाँ, ये सच बात है. मतलब तालिबान, रणवीर ने बहुत अच्छी बात कही है. ये फैक्चुअली राइट है. पाकिस्तानियों को, इंडियंस को शायद इन चीजों का पूरा पर्सपेक्टिव नहीं होगा, क्योंकि आपको न्यूज, सोशल मीडिया से ऐसा पर्सपेक्टिव मिल ही नहीं सकता, पॉसिबल ही नहीं है. बट आपको खुद के ओपिनियंस को क्वेश्चन करके हर चीज को जियोपॉलिटिकल नजरिए से देखना चाहिए, क्योंकि जियोपॉलिटिक्स आपको एक्चुअली लाइफ सिखा देता है और व्यू पॉइंट कैसे एक्सपैंड करता है वो स्किल सिखाता है. तो जियोपॉलिटिक्स सीखो और हर चीज को जियोपॉलिटिकल नजरिए से देखो. और मुझे कई लोगों ने पूछा है कि अगर अफगान लोग तालिबान चाहते हैं तो इतने सारे लोग काबुल से भाग क्यों रहे हैं. ये मैं आपको बताऊंगा, बहुत अच्छा पॉइंट है. बात सच क्या है कि ये जो लोग भाग रहे थे, कुछ हजार लोग, ये वो लोग हैं जिन्होंने अमेरिका के साथ कोऑपरेट किया था हाई लेवल पोजीशंस पे एटसेट्रा, और उनका मानना था कि तालिबान उनको गद्दार के नजरिए से देखेगा. लेकिन जो हम देखते हैं, सारे कैमरास काबुल एयरपोर्ट पे थे, लेकिन पूरा अफगानिस्तान में ऐसा कुछ नहीं हो रहा था. हमें सिर्फ एक स्पेसिफिक जगह का सीन दिखाया गया बार 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 बार. पूरे अफगानिस्तान में ऐसे सीन्स नहीं चल रहे थे. पहली बात ये है. दूसरी बात क्या है कि भारत के इंटरेस्ट में क्या है कि अफगानिस्तान एक स्टेबल, पीसफुल और फ्रेंडली देश बने हमारे लिए. उसमें कोई भी राज करे, हमें उससे कुछ फर्क एग्जैक्टली हमें उससे वी डोंट केयर. जो भी चाहिए उनको रखो एज देयर रूलर्स, एज योर गवर्नमेंट. लेकिन इंडिया और अफगानिस्तान का रिलेशनशिप पिछले नेक्स्ट 10 साल में स्ट्रांग और स्टेबल और पीसफुल और फ्रेंडली होना चाहिए. अगर ये हम करेंगे तो पूरा नेबरहुड जो है इंडियन सब कॉन्टिनेंट का अच्छा हो जाएगा. क्योंकि अगर अफगानिस्तान पीसफुल और स्टेबल हो गया और स्ट्रांग हो गया तो इसका मतलब है कि पाकिस्तान आर्मी का वहां पर इंटरफेरेंस कम हो जाएगा. तो ये सब, अगर हम पीस चाहते हैं इस पे यार, हमें पाकिस्तान के लोगों वी नेवर नो. ऑफ कोर्स उनके लिए भी पाकिस्तान आर्मी बोझ है, और पाकिस्तान आर्मी दुनिया का सबसे बड़ा टेररिस्ट आउटफिट है. ये तो है. लाखों लोगों का खून किया उन्होंने. भारत में भी कितना लोगों का खून किया है, और पाकिस्तान में भी कितनों पर अत्याचार कर रहे हैं एज वी स्पीक टुडे. तो सभी के लिए अच्छा है कि ये जो पैरासिटिकल ऑर्गेनिज्म है पाकिस्तान आर्मी, उसको हम यहाँ से एक्सट्रैक्ट करें. पाकिस्तान के लिए अच्छा है, हमारे लिए अच्छा है, अफगानिस्तान के लिए अच्छा है. तो हमें नेक्स्ट 10 साल में ये ऑब्जेक्टिव रखना है और इस तरह से जियोपॉलिटिकल एक्शंस लेने हैं इन कंजंक्शंस विद बिगर पावर्स लाइक द यूनाइटेड स्टेट्स, मे बी रशिया, यूएसए, चाइना. अभी इन चीज़ों को देखकर क्या सोच रहे सर? ये फाइनल क्वेश्चन है इस एपिसोड की. ये सिचुएशन काफी कॉम्प्लेक्स है. रशिया भी इन्वॉल्वड है यहाँ पर. रशिया भी देख रहा है अफगानिस्तान को, क्योंकि जो रशिया ने तो अफगानिस्तान को गवर्नमेंट मान दिया, पता है कि नहीं आपको? रशिया, चाइना ने बोल दिया है कि हम तालिबान को लेजिटिमेट गवर्नमेंट मानते हैं. और अगर तालिबान का जो स्पिल, अब पाकिस्तान तो कहता ही है, रशिया के इंटरेस्ट्स को खतरा पहुंचेगा. तो रशिया भी चाहता है कि तालिबान चुपचाप अफगानिस्तान में बैठा रहे और कहीं बाहर नहीं जाए एंड ऑल दैट. और वो भी शायद थोड़ा बहुत मिनरल एक्सट्रैक्शन वो सब करना चाहेंगे यहाँ पर. और रशिया और चाइना का लॉन्ग टर्म कॉन्फ्लिक्ट है. लॉन्ग टर्म, आज टेम्पररीली उनका अलायंस चल रहा है
लेकिन उनका बहुत लंबा बॉर्डर है, उनका बहुत बुरा हिस्ट्री है। रशिया ऑलमोस्ट न्यूक्ड चाइना इन द 1960s। ओह शिट। ऑलमोस्ट। अमेरिका ने रशिया को थ्रेटन किया था कि आप न्यूक मत करो वरना आपको उसका कॉन्सिक्वेंसेस होगा, इसलिए रशिया ने चाइना को न्यूक नहीं किया। तो उनका ऐसा हिस्ट्री है। वाओ शिट। टेम्पररीली अलायंस चल रहा है उनका, लेकिन चाइना की अमेरिका भी गधा है, अमेरिका को बोलना नहीं चाहिए था, वो न्यूक कर देता। रशियन बैलिस्टिक न्यूक्लियर मिसाइल्स चाइनीज बॉर्डर पर है आज भी। तो हमें लॉन्ग टर्म देखना है कि रशिया और चाइना का क्या रिलेशनशिप है, एंड बिकॉज ऑफ दैट आई थिंक भारत और रशिया लॉन्ग टर्म में एक साथ काम फिर से कर सकते हैं। वही, मेरा दुश्मन का दुश्मन मेरा दोस्त है। बिल्कुल। और उसी के साथ इस पॉडकास्ट को हम एंड करेंगे। अभिजीत चावड़ा सर, थैंक यू। आई लाइक अभिजीत चावड़ा, जो बात है ऑडियंस है उन्हें ये पॉडकास्ट मिले। और दोस्तों बहुत ही प्रोफेशनल है अभिजीत चावड़ा। जब रणवीर बोलता है ना तो अभिजीत चावड़ा, जैसे को अभी देखो अभिजीत चावड़ा बोल ही नहीं रहा बीच में, वेरी प्रोफेशनल। उन्हें भी शेयर कीजिए। आई लाइक इट। लोगों को सच देखो हाउ साइलेंट ही इज, मीडिया ही इज नॉट सेइंग एनीथिंग। चीजें आपको दिखाती है, दैट इज नेवर द कंप्लीट ट्रूथ। ये जानिए, शायद ये भी ट्रूथ की एक झलक है। आई लाइक इट। कि आज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट झलक हमने आपके सामने पेश की है। सो थैंक यू सर। और प्लीज अभिजीत सर का चैनल सब्सक्राइब कीजिए, मैंने लिंक किया है नीचे। सर हिस्ट्री के बारे में बात करते हैं, जियोपॉलिटिक्स के बारे में बात करते हैं, और खुद एक साइंटिस्ट है, हर चीज को एनालिटिकल नजरिए से देखते हैं। मैं खुद रिसर्चर हूँ भाई। थैंक यू अभिजीत चावड़ा सर। थैंक यू फॉर हैविंग मी, माय प्लेजर। ओह गॉड, 1 घंटे की वीडियो फाइनली ख़त्म हो गई। मैं यही कहना चाहता हूँ, आई एज एन मुस्लिम, मैं यही कहना चाहता हूँ कि मैं इनकी बातों से बहुत ज़्यादा एग्री करता हूँ। और मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि पाकिस्तान ने तो सबसे पहले लेजिटिमेसी दे दी थी अफ़गान को कि हम तालिबान को गवर्नमेंट मानते हैं। चाइना भी दे दिया था और रशिया ने भी दे दिया था। पर चाइना रशिया तो अलग है, पर पाकिस्तान का सबसे बड़ा इन्वॉल्वमेंट है। इसलिए मैं आपसे हाथ जोड़ के कहता हूं कि पाकिस्तान के रिएक्शन चैनल को सपोर्ट मत किया करो। ये मैं पहले भी बोल चुका हूं, ये मैं आपको आज भी बोल रहा हूं। मैं क्यों कहता हूं कि आप पाकिस्तानी चैनल रिएक्शन को सपोर्ट मत किया करो, क्योंकि जब हमारे जैसे हिंदुस्तानी लोग जब रिएक्शन देते हैं तो हम अपना ओपिनियन रखते हैं, हम अपनी बात रखते हैं, हम आपसे कहते हैं कि हम ये फील करते हैं, ये होना चाहिए। क्या पाकिस्तानी रिएक्शन वाले ऐसा अपना ओपिनियन रखते हैं? नहीं रखते हैं। क्या वो अपनी बात कहते हैं कि हाँ हमारी सरकार गलत है? कहते हैं? नहीं कहते हैं। क्या उन्होंने कभी ये आके कहा कि भले हमारी सरकार तालिबान का टेक ओवर सपोर्ट करती है पर हम नहीं करते? कभी ऐसा कहा? नहीं कहा ऐसा। तो आप ऐसे लोगों की आइडियोलॉजी जब इनकी ख़राब है तो आप ऐसे क्यों सपोर्ट करोगे ऐसे चैनल को? हमारे इंडिया में इतने चैनल हैं, इतने चैनल। अरे मैं आपसे कह रहा हूँ आप मेरा चैनल सब्सक्राइब मत करो, पर इंडिया के लोगों को सपोर्ट तो करो आप। अगर आपको रिएक्शन ही देखना है, भतेड़े रिएक्शन चैनल वाले इंडिया के अंदर भरे पड़े हैं। आपको वहाँ क्यों जाना है बॉर्डर के उस पार लोगों को सपोर्ट करने के लिए? वो सदगुरु पे वीडियो बना देंगे, वो भगवान कृष्ण पे बना देंगे, वो महाभारत पे बना देंगे, पर क्या उनके दिल में है? कुछ नहीं है। तो हाथ जोड़ के मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप ऐसे लोगों को सपोर्ट मत किया करो। रिक्वेस्ट है मेरी एज एन इंडियन। मैं हर उस भारतीय लोगों से मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ। आगे बढ़ के मैं इनकी वीडियो की अगर बात करूँ तो जैसे इन्होंने बताया जियो पॉलिटिकल के ऊपर, इन्होंने जो पहली चीज़ बोली कि अमेरिका आज बुरा लग रहा है पर ये आगे जाके बहुत अच्छा लगेगा। उनका पॉइंट सही हो सकता है, पर मैं एक इंडियन के साथ साथ मैं एक अमेरिकन भी हूँ। आई एम अमेरिकन सिटीजन। तो मैं एक यूएस के नागरिक होने के नाते मैं आपको एक पॉइंट समझाने की कोशिश करूँगा। आपको अगर सही लगे तो लेना, नहीं लगे तो मत लेना, ठीक है। आपने देखा कि कैसे कोविड हिट हुआ, और कोविड ने सबसे ज़्यादा जो हिट किया है वो 2 कंट्री में करा है। सबसे ज़्यादा इंडिया में करा है और यूएस में करा है। सबसे ज़्यादा इकोनॉमी गिर गई। अमेरिका ने तो फिर भी मेंटेन करी इकोनॉमी, पर इकोनॉमी बहुत गिर गई, बहुत। अमेरिका की इकोनॉमी गिरी, पर उसने इकोनॉमी इसलिए मेंटेन कर दी क्योंकि अमेरिका की जीडीपी बहुत ज़्यादा है, तो उन्होंने मेंटेन कर लिया, पर फिर भी गिरी। तो आप ये बताओ कि उस टाइम पे जब अमेरिका ऑलरेडी लॉस कर रहा है बहुत पैसा, तो वो पैसा जो अमेरिका अपने आर्मी में खर्च करेगा, अगर वो उस चीज़ को रोक के उस पैसे को अपने सिटीजन पर डाइवर्ट कर देगा तो कितना अच्छा होगा। मैं आपको एक पॉइंट बता रहा हूँ एज अ नागरिक, एज अ यूएस का नागरिक होने के हैसियत से
मेरा कोई यूएस गवर्नमेंट से एफिलिएशन नहीं है, यूएस आर्मी से एफिलिएशन नहीं है। मैं एक नागरिक हूँ और उस नागरिक के हैसियत से बता रहा हूँ। जैसे कि मैं आपको एक बात बताता हूँ, आज से 2 साल पहले मेरी जो सैलरी थी 1 महीने की, वो 3.5-4 लाख रुपए थी महीने की। सैलरी सुन के आपको मज़ा आया कि अरे भाई इतना कमाता है, पर आप सुनो, मैं उसमें टैक्स हर 2 हफ्ते का 40 से 50 हज़ार रुपये टैक्स दिया था हर 2 हफ्ते का। क्योंकि अमेरिका में आपको सैलरी बाई वीकली मिलती है, यानी कि 2 हफ्ते में एक बार आपको सैलरी मिलती है। तो यानी कि 2 हफ्ते में सैलरी मिलेगी और 2 हफ्ते में सैलरी मिलेगी, ठीक है। इंडिया में क्या होता है कि मंथली सैलरी मिलती है, यहाँ पे आपको बाई वीकली मिलती है। तो सोचो हर 2 हफ्ते में मैं 40 से 50 हज़ार रुपये टैक्स पे करता था, यानी कि 1 महीने का कितना हो गया, 1 लाख रुपये टैक्स। तो क्या आपने सुना है किसी को 1 लाख रुपए टैक्स देते हुए? नॉर्मल लोगों को, नॉर्मल एवरेज लोगों की बात कर रहा हूँ मैं, इंडिया में देखा है उनकी सैलरी नहीं होती 1 लाख रुपए महीने की। मैं यहाँ पे बुराई नहीं कर रहा, मैं आपको बता रहा हूँ कि एक नॉर्मल नागरिक को बहुत टैक्स देना होता है, बहुत ज़्यादा, हद से ज़्यादा टैक्स देना होता है यूएस में। यूएस का सबसे बड़ा जो सोर्स ऑफ इनकम है ना, सोर्स ऑफ मनी है गवर्नमेंट के लिए, वो है टैक्स। तो टैक्स एक बहुत बड़ा भंडार है यहाँ के लिए। तो मैं आपसे वही कहना चाह रहा हूँ कि हम एज अ यूएस टैक्स पेयर हम बहुत पैसा देते हैं। जो सरकार आर्मी में पैसे खर्च करती है वो तो क्या होता है, कोई सरकार अपने जेब से थोड़ी देती है, वो तो यूएस के लोगों से ही पैसे लेके देती है। तो वो पैसे जो नहीं इस्तेमाल होंगे या वो एक अच्छे कॉज में इस्तेमाल होंगे तो वो ज़्यादा बेनिफिशियल है। इसीलिए मैं यूएस के वहाँ से अपने आप को हटाने को मैं सपोर्ट करता हूँ। भले दुनिया में लोग इसको सपोर्ट नहीं करें, ज़्यादातर मुस्लिम लोग या मुस्लिम कंट्री लोग इसको हेट करते हैं कि नहीं आप ऐसे कैसे बोल सकते हो, मतलब वो हेट करेंगे, नफ़रत फैलाएंगे कि तुम मुस्लिम हो कि मुस्लिम के अगेंस्ट बोलते हो। मैं एज अ मुस्लिम इस बात को नहीं कह रहा हूँ, मैं एक एज अ नॉर्मल न्यूट्रल यूएस सिटीज़न के हैसियत से कह रहा हूँ कि हम लोग को बहुत टैक्स पे करना होता है, वो पैसा इस्तेमाल होगा यूएस के नागरिक के लिए, यूएस के सिटीज़न के लिए। तो मैं इसको सपोर्ट करता हूँ। दूसरी चीज़, आप अगर जानते होंगे कि यूएस की आर्मी ने ये स्टेटमेंट दिया था कि अगर अफगानिस्तान के आर्मी के अंदर अगर ड्रग टेस्ट किया जाए तो 90% आर्मी रिजेक्ट हो जाएगी। ये आप जानते हैं ये बात? नहीं जानते तो आप गूगल पे जाके सर्च करो, ये आपको मिल जाएगा डेटा। गूगल पे जाके सर्च करो या यूट्यूब पे जाके सर्च करो, ये ऐसी इन्फॉर्मेशन है जो आप नहीं पढ़ते हो, क्योंकि मैंने इस न्यूज़ को, इस रिसर्च को बहुत अच्छे से पढ़ा है मैंने। तो 90% आर्मी अफगानिस्तान की फेल हो जाएगी। तो वहाँ पे ये डेटा निकल के आया है कि ज़्यादातर आर्मी 80 to 90% आर्मी वहाँ पे ड्रग्स लेती है, ड्रग्स यानी कि नशे करती है। अब आप कहोगे कि आर्मी नशे क्यों करती है? अगर आप नहीं जानते हो तो अफगानिस्तान जो है वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट, यानी कि लार्ज अमाउंट में ड्रग्स, मैरिजुआना, हैश वैश, अलग अलग किस्म की ड्रग्स प्रोड्यूस करती है। तो इसीलिए वहाँ के लोगों में ड्रग्स का कंजम्पशन बहुत ज़्यादा है। तो आप एक बात बताओ कि एक सरकार किसी कंट्री को कितना सपोर्ट करेगी जब उसकी आर्मी नशे में डूबी हुई है, उसके लोगों को शरिया लॉ चाहिए, डेमोक्रेसी से मतलब ही नहीं है, जहाँ के लोगों को मतलब कि डेमोक्रेसी चाहिए नहीं, ऑल दे केयर इज शरिया लॉ, जहाँ पे मतलब कि अगर आपने गलती से भी कह दिया कि मैंने आपकी लड़की को छेड़ दिया तो आपके गर्दन काट दिया जाएगा बेगर ज़्यादा जस्टिफिकेशन या प्रूफ के। तो आपको ऐसा लॉ चाहिए, आपको ऐसा मिडीवियल ब्रूटल लॉ चाहिए, आपको बार्बरिक लॉ सिस्टम चाहिए आपको। तो ये सच्चाई है मेरे दोस्त। अगर आप एक न्यूट्रल पॉइंट ऑफ व्यू से सोचोगे ना तो आपको मेरी बात सही लगेगी, और कमेंट सेक्शन में जाके बताना अगर आप मेरी बात को एज अ न्यूट्रल पॉइंट ऑफ व्यू से लेते हो तो आपको मेरी बात 110% सही लगेगी। अगर आप बहुत ज़्यादा डिफेंसिव होकर लेते हो कि नहीं अमेरिका तो लूज़र है, ये है वो है, आप कह सकते हो। मैं यहाँ पे आर्मी की बात नहीं कर रहा, मैं यहाँ पे गवर्नमेंट की बात नहीं कर रहा, मैं यहाँ पे कह रहा हूँ कि एज अ सिटीज़न ये बहुत अच्छा स्टेप लिया है। दुनिया अगर अमेरिका को अभी के टाइम पे बुरा कहेगी, मुझे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, बट आई थिंक अमेरिका ने ये बहुत अच्छा डिसीजन लिया अपने आप को वहाँ से हटा के। तीसरी सबसे बड़ी चीज़, जब अमेरिका ने अपने आप को वहाँ से हटा दिया, आप अमेरिका की स्टोरी को भूल जाओ। क्या आपने एक भी वीडियो सर्कुलेट होते हुए देखी जहाँ पे अफगानिस्तान की आर्मी ने तालिबान वालों से लड़ाई करी? एक भी वीडियो का लिंक आप मुझे दे देना। मैं आपसे कह रहा हूँ, चलो ठीक है ना, बोल रहे 3 लाख से ज़्यादा आर्मी है, आप मुझे 3-4 वीडियो मेरे लिंक पे डाल दो जहाँ के अफगानिस्तान की आर्मी ने 2021 के अभी रिसेंट टाइम पे तालिबान लोगों से लड़ते हुए मर गए या उनसे अटैक करा। मुझे एक भी वीडियो दिखा दो ऑनलाइन, एक भी वीडियो नहीं है।
तो जो आर्मी अपनी लोगों के लिए 1 घंटे नहीं लड़ सकती तालिबानों से, तो वो वॉर जो खुद की आर्मी नहीं लड़ सकती वो अमेरिका क्यों लड़े भाई? क्यों लड़े अमेरिका? आप एक बात बताओ, हमने एक कहावत सुनी है ना हिंदी में कि जब आप अपनी लड़ाई खुद नहीं लड़ सकते तो आप मुझसे कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो लड़ने के लिए? यही मैं आपसे कहना चाह रहा हूं कि यूएस ने इसको ओपनली बोला। बाइडेन ने यूएस में स्पीच देके बोला कि आखिर आर्मी ने कितने दिन लड़ाई करी? 1 घंटा, 2 दिन, 4 दिन? अरे मैं मानता हूं कि तालिबान अफगानिस्तान आर्मी को हरा देती, पर कम से कम लड़के तो हारती। अरे हमारे इंडिया में कहावत है ना कि 100 साल गिद्धड़ों की तरह जीने से अच्छा है कि एक दिन शेर की तरह दहाड़ मार के जियो और मर जाओ। कम से कम शेर की लाश तो बचेगी। क्या उनके अंदर शेर वाला ऐसा कोई कैरेक्टर दिखा? नहीं दिखा। तो जहाँ की आर्मी में गूदा नहीं है, मतलब एक वो नहीं है, मतलब एक मोटिवेशन नहीं है। अरे हमारे आर्मी में, हमारे देश की आर्मी में, हमारे इंडिया के अंदर एक से एक कहानियाँ हैं। शेर शाही फिल्म आई है, क्या मोटिवेशन है। ऐसी आर्मी, मोरल कितना हाई है हमारे इंडियन आर्मी का। अफगानिस्तान की आर्मी का आपने मोरल देखा? टट्टी है, जीरो है मोरल वैल्यू। आपको अगर मेरी बात गलत लग रही है तो आप डिसलाइक कर दो, मुझे कोई टेंशन नहीं है। पर अफगानिस्तान आर्मी 1 मिनट भी नहीं लड़ी तालिबान लोगों से, उन्होंने गिव अप कर दिया इजिली। और तालिबान ने इसलिए भी इजिली टेक ओवर कर लिया क्योंकि अफगानिस्तान आर्मी ने लड़ी ही नहीं। अरे एक दिन तो लड़के मरती, कम से कम कुछ लोग मरते हुए तो दिखते। नहीं दिखा, आपको दिखा कहीं पे? नहीं दिखा। मेरे बात को गौर से सुनना आप ये चीज़, और इसको एनालाइज करना, तब आपको लगेगा कि मैं सही बोल रहा हूँ। तो बाइडेन ने बोला कि जब आपकी खुद की आर्मी अपने ही लोगों के लिए नहीं खड़ी हो सकती, अपने ही लोगों के अत्याचार के लिए नहीं खड़ी हो सकती, तो अमेरिका क्यों लड़े भाई आपकी लड़ाई? क्यों लड़े आप समझ रहे हो इस चीज को? अब मैं आपको एक और बात बताना चाहता हूं। अफगानिस्तान के अंदर 98% से ज्यादा लोग 2 चीज चाहते हैं। ये हर इंसान डिनाई करेगा, पर मैं आपको ओपनली बता रहा हूं। पहला चाहते हैं वो लोग शरिया लॉ, और दूसरा चाहते हैं तालिबान का टेक ओवर। अब इसको मैं एक्सप्लेन करता हूं। वो शरिया लॉ इसलिए चाहते हैं क्योंकि वो शरिया लॉ अल्लाह का कानून बताते हैं। और ठीक है, आप मेजॉरिटी में हो, आपको शरिया लॉ चाहिए, आप लो शरिया लॉ। तो अमेरिका वहाँ पे क्यों रहे? क्योंकि अमेरिका डेमोक्रेसी में बिलीव करता है, डाइवर्सिटी में बिलीव करता है, अलग अलग लोगों की आइडियोलॉजी में बिलीव करता है, LGBT कम्युनिटी को राइट देने में बिलीव करता है, इन सारी चीज़ों में बिलीव करता है। क्या अफगानिस्तान इस चीज़ों को मानता है? नहीं, अफगानिस्तान इसको टैबू मानता है। अफगानिस्तान तो कहता है कि औरतों की तो आँखों पर से भी आँख कॉन्टैक्ट ना हो, तो मतलब औरतें देखे ही ना आदमी। तो अफगानिस्तान के लोग नहीं मानते डेमोक्रेसी, तो अमेरिका क्यों लड़े आपकी लड़ाई भाई? तो अफगानिस्तान के लोग शरिया लॉ चाहते हैं, तो भाई क्यों लड़ना आपको? दूसरी चीज़, अफगानिस्तान के अंदर 95% से ज़्यादा लोग तालिबान को सपोर्ट करते हैं। अब इसके पीछे रीज़न है। मेरे भाई के कुछ दोस्त हैं जो अफगानिस्तान से हैं, तो उन्होंने बताया कि हम तालिबान को इसलिए फेवर करते हैं क्योंकि वहाँ की जो गवर्नमेंट थी वो बहुत ज़्यादा करप्ट गवर्नमेंट थी। अब करप्ट गवर्नमेंट कहाँ नहीं होती है? अमेरिका तक में करप्ट गवर्नमेंट होती है। तो गवर्नमेंट करप्शन हर जगह होता है। तो अफगानिस्तान के लोगों का मानना ये है कि जो अफगानिस्तान की सरकार थी, आसिफ गनी ये सब थे, ये बहुत ही करप्ट लोग थे, बहुत ज़्यादा करप्टेड लोग थे। और ये सच बात है क्योंकि अफगानिस्तान की सरकार और आर्मी अमेरिका से बहुत पैसे लेती थी, पर उसको यूज़ नहीं करती थी जनता में, वो अपना ही करप्ट करके उसको पैसे को जमा कर लेती थी। इसका एग्जाम्पल मैं बताता हूँ। जब तालिबान ने काबुल पर टेक ओवर कर लिया तो कौन भागा सबसे पहले? अफगान की गवर्नमेंट, आसिफ गनी जो कि वहाँ के प्रेसिडेंट हैं या प्राइम मिनिस्टर, वो भागे। क्या लेके भागे? क्या किसी 1-2 रिफ्यूजी को लेके भागे? वो क्या अपने साथी को लेके भागे? क्या अपने पार्लियामेंट के लोगों को लेके भागे? क्या लेके भागे? पैसा लेके भागे। तो आपकी ज़मीन के सरकार का जब गूदा नहीं है, ज़ीरो है, बिकी हुई है, आर्मी बिकी हुई है, तो वो लड़ाई आप चाहते हो कि अमेरिका लड़े? मतलब आपका दिमाग है या लॉजिक आप कहीं बेच आए हो? आपकी आर्मी बिकी हुई है, नशे में डूबी हुई है, लत है। अफगानिस्तान के लोग शरिया लॉ सपोर्ट करते हैं
जहाँ पे बहुत ज़्यादा ब्रूटैलिटी है, बार्बरिक लॉ है उसके अंदर, तो आपको क्यों फेवर करना है? ये मेरा पॉइंट है। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। मैं आपको आखिरी चीज़ बताना चाहता हूँ कि आपने एक वीडियो बहुत ज़्यादा सर्कुलेट होती हुई देखी होगी कि कैसे जब प्लेन टेक ऑफ कर रहा था यूएस आर्मी का, तो बहुत सारे लोग चढ़ के ऊपर जा रहे थे। मैं आपसे कुछ चीज़ें बताना चाहता हूँ। अगर आपको ये चीज़ सही लगे तो एक्सेप्ट करना, नहीं लगे तो आप मुझे चांटा मार देना या आप मुझे अनसब्सक्राइब कर देना, डिसलाइक मार देना, जो करना है वो करना। पर मैं आपसे कहना चाहता हूँ, अफगानिस्तान का ये मैंने फैक्ट पढ़े थे, बहुत लोगों से मैंने कंफर्म किया था, तो लोगों ने बताया कि अमेरिका, यूके, जर्मनी, ब्रिटेन, अलग अलग डेवलप कंट्री लोगों को इवैक्यूएट कर रही हैं। तो वहाँ के लोगों को लगा कि ये एक बहुत गोल्डन चांस है कि हम अभी निकल सकते हैं यहाँ से और हम नकली पेपर बनवा लेंगे। अरे क्या पेपर बनाना मतलब बहुत टफ काम है। मैंने अपने पूरे स्कूल के टाइम में, इंडिया में, या कॉलेज के टाइम में, मैंने 100 रुपये का अपना मेडिकल पेपर बनवाया दिल्ली में। किसी भी हॉस्पिटल में जाओ, नर्स के यहाँ जाओ, क्लिनिक जाओ, 100 रुपये दो, वो आपको पेपर बना के देती कि भैया इसको ये बीमारी थी, 1 हफ्ते की छुट्टी मिल गई, जाओ। क्या मैं गलत बोल रहा हूँ आपको? तो ज़्यादातर अफ़गानिस्तान के लोग जिनको लगा कि ये एक अच्छा टाइम है, हम इसी बहाने इवैक्यूएट होकर किसी डेवलप कंट्री में रिफ्यूजी बन जाएंगे, तो लोग भागने लगे वहाँ पे एयरपोर्ट पे। आप जो वीडियो देखोगे ना जहाँ पे लोग एयरपोर्ट पे भाग रहे हैं, एक भी मुझे लोग दिखा दो जो रो रहा है वहाँ पे, एक भी नहीं। सारे हंस रहे हैं, सारे मज़े से दौड़ रहे हैं। जब प्लेन टेक ऑफ कर रहा था सब इंजॉय कर रहे थे, हाँ हाँ वो सब हंस रहे थे वहाँ पे। एक भी बंदा रोता हुआ नहीं दिख रहा था आपको वहाँ पे। ऐसे खुशी मना रहे थे जैसे कि मिशन इम्पॉसिबल 9 की शूटिंग हो रही है वहाँ पे, और वो जो है प्लेन पकड़ के एक्शन लेने वाले हैं। आप समझो इस चीज़ को। और इतनी सारी कंट्री ने ऐसे ले भी लिए हैं कि चलो हम इवैक्यूएट कर लेते हैं। आपको पता भी है लोग क्यों इवैक्यूएट कर रहे थे? वो इसीलिए इवैक्यूएट कर रहे थे, किसी भी डेवलप कंट्री जाना, चाहे वो आपका अमेरिका हो, यूके हो, ब्रिटेन हो, जर्मनी हो, ऑस्ट्रेलिया हो, यहाँ पे ईजिली जाना आसान नहीं है। पेपर वर्क बहुत टफ होता है, पर इवैक्यूएशन एज ए रिफ्यूजी के फॉर्म में बहुत आसान था। आप सीधे एयरपोर्ट में घुस जाओ काबुल के, कह दो कि हम रिफ्यूजी, हमने आपके लिए साथ दिया, बस हो गया। अब इसमें कैसे पता कि कितने लोग जेन्युइन है वहाँ पे? नहीं पता। तालिबान ने तो ओपनली कहा कि हम किसी को नहीं मारने वाले हैं, हम अपने की नई गवर्नमेंट बनाने वाले, जो हो गया वो हो गया। तो ये सच्चाई है लोगों की, आपको समझना ज़रूरी है। क्या मैं तालिबान का टेक ओवर सपोर्ट करता हूँ? मुझे फ़र्क ही नहीं पड़ता। मैं आपको सच बताऊँ, मैं ना तालिबान का हूँ, ना मैं अफ़गानिस्तान का हूँ, ना ही मुझे शरिया लॉ से कोई मतलब है, और ना ही मुझे वहाँ की पॉलिटिक्स से मतलब है। वहाँ कौन टेक ओवर कर रहा है, नहीं कर रहा है, इट्स नॉट ऑफ माई बिजनेस। जैसे अभी चावड़ा ने कहा, इस इंडिया का कोई बिजनेस नहीं है कि वहाँ पे कौन सरकार है। एग्जैक्टली इस तरीके से इट इज़ नन ऑफ माई बिजनेस कि वहाँ पे कौन आ रहा है उनकी मर्जी, नहीं आ रहा है उनकी मर्जी। पर पाकिस्तान ने खुली सपोर्ट करा, खुला। अच्छा, अभी चावड़ा ने एक बात कही कि पाकिस्तान आर्मी पाकिस्तान के लोगों के लिए ही बोझ है। ये सरासर गलत बोला उन्होंने, क्योंकि अभिजीत छावड़ा का जो इंटरेक्शन है पाकिस्तानी लोगों से बहुत कम हुआ होगा या हुआ ही नहीं होगा, पर मेरा पाकिस्तानियों से बहुत ज़्यादा इंटरेक्शन होता है यूएस के अंदर। क्योंकि यूएस के अंदर क्या होता है, अलग अलग कंट्री के लोग भी आते हैं, तो पाकिस्तान के लोग भी काम करते हैं मेरे साथ। एक पाकिस्तान के डॉक्टर हैं जो कि यूएस में आए, पर डॉक्टर का वो प्रैक्टिस नहीं कर पाए क्योंकि एग्जाम फेल कर गए। तो मैंने उनसे बोला कि यूएस आर्मी उतनी बुरी है मतलब जितना लोग दिखाते कहते कि, उन्होंने कहा अरे नहीं हमारे नहीं, उन्होंने कहा पाकिस्तान आर्मी बुरी नहीं है, पाकिस्तान आर्मी बहुत अच्छी है हमारी। मैंने कहा मतलब कि ऐसा कैसे, मतलब आर्मी कैसे अच्छी हो सकती है भाई? आप कंट्री डेमोक्रेटिक रूल से चले वही तो अच्छी होगी ना, आर्मी रूल कैसे अच्छा होगा? कह रहे अरे नहीं आतिफ, आर्मी रूल बहुत अच्छा है हमारे कंट्री का। आर्मी के वजह से तो हमारे पाकिस्तान में करप्शन नहीं होते हैं। आर्मी ने अगर आर्मी नहीं होती तो पाकिस्तान अब तक का कट चुका होता, मतलब कि डिवाइड हो चुका होता। ये उनकी लैंग्वेज थी, वो पढ़े लिखे डॉक्टर थे, वो कोई गंवार नहीं थे वो। और मैंने ये चीज़ काफ़ी पाकिस्तानियों से पूछा, और अगर मैंने 10 पाकिस्तानियों से पूछा होगा तो कम से कम 9 पाकिस्तानियों ने ये कहा होगा कि हम सपोर्ट करते हैं पाकिस्तानी आर्मियों को। तो जो अभिजीत छावड़ा ने जो कही थी, जब उन्होंने बोला तो मैंने कहा कि नहीं यार, ये तो मैंने लोगों से ये नहीं सुना। तो ये बात है।
आप समझ रहे हो सकता है 3-4 लोग अपोज करते हो, पर ज़्यादातर पाकिस्तानी लोग पाकिस्तानी आर्मी को सपोर्ट करते हैं। एनीवे, मैं ज़्यादा इस वीडियो को लंबा नहीं खींचना चाहता, वरना वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। अगर आपको मेरा रिएक्शन अच्छा लगा हो तो कमेंट सेक्शन में बताना, अगर आपको मेरा ओपिनियन अच्छा लगा हो तो कमेंट सेक्शन में जाके बताना। मैंने आपसे कहा था कि मेरा ओपिनियन जो है इस वीडियो को लेके या इस चीज़ को लेके बहुत ही ज़्यादा अलग है। जितने भी मुस्लिम लोग, आपको पता है कि काफ़ी मुस्लिम लोगों ने मुझे थ्रेट किया था जब मैंने अपनी बात रखी, ये बात जो कि उनके आइडियोलॉजी से अलग थी। भाई मेरा अलग दिमाग है, मेरा अलग मन है, मेरी अलग अपब्रिंगिंग है, मैं जैसी बात चाहूँ वैसी रख सकता हूँ, है ना। तो अगर आपको मेरा ओपिनियन अच्छा लगा हो तो कमेंट सेक्शन में जाके ज़रूर करना। ये बात आप भी जानते हो कि जो बात मैं बेबाकी से खुल के बोलता हूँ आपको ये ऑनलाइन कहीं नहीं मिलता है। तो अगर नहीं मिलता है तो प्लीज़ इसके लिए आप मुझे सपोर्ट करें ताकि मैं अपने काम को ऐसे ही बढ़ाता रहूं। कल एक बहुत मेरे अच्छे सब्सक्राइबर हैं अलोन बॉय, जिन्होंने बोला भी कि आप अपने इस काम को कंटिन्यू रखो क्योंकि आपके जैसे लोगों की हमारी ज़रूरत है इस देश में। और मैं इसीलिए चैनल बनाता हूँ ताकि मैं अपने लोगों को, अपने मुस्लिम भाइयों बहनों को और भी लोगों को अपनी ओपन आइडियोलॉजी दे सकूँ। चले, मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें एंड टेक केयर।